कहानी की शुरुआत में हम एक यूरी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने स्कूल में थी और अपनी क्लास अटेंड कर रही थी। लेकिन अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो उस जगह से गायब होकर एक बिल्डिंग की छत पर आ गई। यहाँ पे आके वो काफी कंफ्यूज थी क्योंकि उसे समझ नहीं आया था कि वो यहाँ पे कैसे आई। वो अपने भाई को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन उसकी बात सुन के उसका भाई बताता है कि वो सभी अब एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं और यहाँ पर इस बिल्डिंग की सारी सीढ़ियों और एलिवेटर्स को बंद कर दिया गया है, जिस वजह से कोई भी अब नीचे नहीं जा सकता। और सिर्फ वही नहीं है जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, बल्कि यहाँ पे उनकी तरह और भी लोग हैं जो कि इस वर्ल्ड में आ गए हैं। अगर उन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना है तो इसके लिए हर बिल्डिंग को एक ब्रिज से कनेक्ट किया गया है, जिससे वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकते हैं और उन्हें बस यहाँ पे सर्वाइव करना है। अब यूरी को ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, पर जैसे जैसे उसका भाई बता रहा था वो वैसे मानते जा रही थी। हम देखते हैं कि जब वो बात कर रही थी तभी उसके सामने एक बिल्डिंग पर एक लड़की भागते हुए दिखती है। वो उसे देखने लगती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। अब यूरी देखती है कि उसका पीछा एक आदमी कर रहा है जिसने एक मास्क पहना हुआ है। तभी कॉल पर उसका भाई बताता है कि अगर उसे कोई ऐसा आदमी दिखे जिसने व्हाइट कलर का मास्क पहना हुआ हो तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाए, क्योंकि ये लोग दूसरों को मार रहे हैं। और अब यूरी भी देखती है कि जो लड़की उससे डर के भाग रही थी, जब रास्ता खत्म हो जाता है तो वो डर के मारे नीचे कूद जाती है। यूरी ये देख के बहुत डर गई थी क्योंकि वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर के सीधा मर चुकी थी। अब वहीं उसका भाई कहता है कि डरो मत, तुम मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुरंत वहाँ पे पहुँचता हूँ। अब यूरी अपनी लोकेशन बताने ही वाली थी, लेकिन इतने में ही वहाँ पे वो आदमी आ जाता है और उसने भी मास्क पहन रखा था। ये भी यूरी पे हमला कर रहा था। वो डर के पीछे हटती है, जिसकी वजह से उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी कॉल कटा नहीं था, उसका भाई कॉल पे ही था और चिल्ला रहा था। लेकिन इतने में ही वो आदमी उस फोन को तोड़ देता है और अब यूरी कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो तुरंत भागने लगती है। सामने उसे ब्रिज दिखता है। अब जैसे ही वो ब्रिज पार कर रही थी, यहाँ पे वो आदमी भी उसका पीछा कर रहा था और दोनों के भागने की वजह से वो ब्रिज हिल रहा था, जिससे यूरी और भी ज्यादा डर रही थी। अब जैसे करके वो ब्रिज को पार कर लेती है, लेकिन वो आदमी भी वहाँ पे पहुँच चुका था और उसने यूरी को पकड़ लिया था। वो उसके सामने तलवार तान देता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ गया था जिसने उस आदमी को गोली मार दी थी। यूरी बहुत खुश थी कि उसकी जान बच गई है और अब पुलिस भी यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन इतने में ही एक और पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है जो कि पहले वाले पुलिस ऑफिसर का साथी होता है। लेकिन वो दूसरा वाला ऑफिसर पहले वाले को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और हम देखते हैं कि इस दूसरे पुलिस ऑफिसर ने मास्क तो नहीं पहना है, लेकिन इसके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं है। वो यूरी के पास आता है और अपनी तलवार निकाल के उसे कपड़े उतारने को कहता है। यूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए मजबूर होकर उसे सब मानना पड़ रहा था। लेकिन तभी दूसरी बिल्डिंग के ऊपर से एक मास्क पहना हुआ लड़का अपनी स्नाइपर गन से गोली मारकर इस दूसरे पुलिस ऑफिसर को खत्म कर देता है। यूरी ये सब देख के काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत वहाँ से भागकर किसी सेफ जगह पे चली जाती है ताकि वो स्नाइपर वाला बंदा उसे अपना निशाना ना बना सके। वहाँ आकर यूरी सोचने लगती है कि व्हाइट मास्क पहने हुए इन लोगों को शायद कोई कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से इन्हें आपस में ही एक दूसरे को खत्म करना पड़ रहा है। फिर वो उस मरे हुए पुलिस ऑफिसर की बॉडी को खींचकर सेफ जगह पे लाती है और उसके सामान की तलाशी लेती है ताकि उसे कोई काम की चीज मिल सके। और आखिरकार उसे एक गन मिल जाती है, जिसके बाद वो उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को जला देती है और पूरी तरह से फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो यहाँ पे सरवाइव करके ही रहेगी। दूसरी तरफ हम उस स्नाइपर वाले लड़के को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसके पास एक फोटो है जो कि किसी और की नहीं बल्कि यूरी की होती है। अब हम वापस यूरी के पास आते हैं जो वहाँ से भाग रही थी। तभी उसे सामने वाली बिल्डिंग पर एक व्हाइट मास्क पहनी हुई लड़की दिखती है। यूरी तुरंत अपनी गन निकालकर उसकी तरफ पॉइंट करती है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाती क्योंकि उसे पता होता है कि मास्क के पीछे भी एक इंसान है और वो किसी को कैसे मार सकती है। लेकिन तभी वो लड़की जंप करके यूरी की बिल्डिंग पे आ जाती है और यूरी घबराकर पीछे हटने लगती है और उसके हमलों से बचती है। जब उसे कोई और रास्ता नहीं दिखता तो वो जान बचाने के लिए नीचे कूद जाती है। उस मास्क वाली लड़की को एक सेकंड के लिए लगा था कि यूरी ने खुद अपनी जान दे दी, लेकिन जब वो आगे बढ़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उस बिल्डिंग के नीचे एक और फ्लोर है जहाँ पर गिरकर यूरी बच गई थी। जैसे वो लड़की नीचे देखती है, यूरी तुरंत गोली चलाकर उसे खत्म कर देती है। वो समझ चुकी थी कि अब वो खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो उसका वेपन लेने के लिए ऊपर बिल्डिंग पर जाने लगती है। लेकिन वहाँ पहुँच के वो देखती है कि वो लड़की अभी मरी नहीं है, क्योंकि गोली उसके मास्क पे लगी थी और मास्क इतना सख्त था कि गोली उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाई थी। पर मास्क पर एक क्रैक जरूर आ गया था और वो बीच से टूट चुका था। यूरी फिर से अपनी गन निकालकर उसकी तरफ तान लेती है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि रुक जाओ, ये मास्क हमें कंट्रोल कर रहा है और हम किसी को खत्म करना नहीं चाहते, बल्कि हमसे जबरदस्ती ये सब करवाया जा रहा है। ये सुन के यूरी शॉक हो जाती है और पूछती है क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकती हो। लेकिन वो लड़की कुछ और कहती उससे पहले ही उस मास्क से उसे कोई कमांड मिलती है और वो मास्क टूटने लगता है। वो लड़की कहती है कि मुझे माफ करना, मैं अब और कुछ नहीं बता सकती, और ये कह के वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। उसकी एक
आंख दिख रही थी जिसमें आंसू थे। यूरी ये सब देख के काफी शॉक थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। इतना ज्यादा सोचने के कारण उसका सर दर्द करने लगा था और वो जोर से चिल्ला पड़ती है। तभी उसे पुलिस ऑफिसर का दोस्त दिखने लगता है जो कि बस उसके दिमाग की इमेजिनेशन होती है। फिर वो फैसला करती है कि ये सब गलत है और वो इन लोगों की तरह कंट्रोल नहीं होना चाहती, इसीलिए उसे किसी भी हाल में सरवाइव करना होगा और जो भी इन्हें कंट्रोल कर रहा है वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। यूरी उस लड़की की बॉडी के पास जाती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास कुछ न कुछ तो जरूर होगा और आखिरकार उसे बैग में थोड़ा सा खाना मिल जाता है। यूरी को भी काफी भूख लगी थी, इसलिए ये उसके लिए अच्छा ही था। साथ ही उसे उस लड़की का वेपन और एक गन भी मिल जाती है जिसे वो अपने पास रख लेती है और आगे बढ़ जाती है। इस बिल्डिंग से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए उसे ब्रिज पार करके ही दूसरी बिल्डिंग में जाना था। जब वो ब्रिज पर से जा रही होती है तभी उसे एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखता है। उसका ध्यान उस हेलीकॉप्टर पे होता ही है, तभी अचानक से ब्रिज की लकड़ी टूट जाती है और वो नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी उस लड़की की वेपन की मदद से वो खुद को बचा लेती है और किसी तरह से चल के सामने वाली बिल्डिंग पे आ जाती है। यहाँ पे आते वक्त उसे एक औरत की डेड बॉडी मिलती है और उसके पास एक लेटर पड़ा होता है। जब वो उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आएगा जो कि सबकी जान बचा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो हेलीकॉप्टर बस एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान को वहाँ से ले जा सकता है। पहले तो यूरी को लगता है कि शायद ये कोई ट्रैप हो सकता है, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और उसे लगता है कि शायद कोई मास्क मैन या फिर कोई नॉर्मल इंसान वहाँ पे मौजूद है। वो उसी दिशा में भागती है और देखती है कि एक आदमी मास्क पहने हुए जमीन पर पड़ा हुआ है और वो माफी मांगते हुए हेल्प मांग रहा था। जब वो थोड़ा और पास आके देखती है तो उसे मायुको नाम की लड़की दिखती है जो कि इस आदमी की तरफ गन ताने खड़ी हुई थी। पहले यूरी को लगता है कि शायद वो लड़की मास्क वाले लोगों के साथ मिली हुई है, पर वो देखती है कि उसने मास्क नहीं पहना हुआ है और उस आदमी को बचाने के लिए यूरी गोली चला देती है। लेकिन वो गोली मायुको को मारने के लिए नहीं थी बल्कि उसके हाथ से गन गिराने के लिए थी। उसके हाथ से गन गिर तो जाती है लेकिन मायुको फिर भी नहीं रुकती। वो अपने पास से चाकू निकालती है और उस आदमी को मार डालती है। वो यूरी से कहती है कि देखो, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो। इस पर यूरी रिप्लाई देती है कि मुझे तुम्हें नहीं मारना, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। मायुको बताती है कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आने वाला है जो कि एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी को ले जा सकता है, इसीलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मुझे मारना ही होगा। लेकिन यूरी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। मायुको ये देख के हैरान थी कि यूरी अपनी जान क्यों नहीं बचा रही है। लेकिन इतने में ही यूरी नोटिस करती है कि मायुको के पीछे वही मास्क वाला स्नाइपरमैन गोली चलाने वाला है, इसीलिए वो तुरंत भागकर मायुको को बचा लेती है जिससे गोली किसी को नहीं लगती। यूरी अपनी गन निकालकर स्नाइपरमैन पे फायरिंग शुरू कर देती है और स्नाइपरमैन वहाँ से बच निकलता है। पर मायुको ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक होती है। वो स्नाइपरमैन वहाँ पे छुप कर दोबारा गोली चलाने की प्लानिंग कर रहा था और ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। मायुको मन में सोचती है कि रियल वर्ल्ड में उसके साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, उसके सारे दोस्त और बाकी लोग भी बुरे थे, इसीलिए वो सोचने लगती है कि उसे यूरी को छोड़कर ऊपर भाग जाना चाहिए ताकि वो हेलीकॉप्टर पकड़कर अपनी जान बचा सके। पर फिर वो थोड़ा सोचने के बाद यूरी से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और प्लान के मुताबिक वो दोनों सीढ़ियों की तरफ ऊपर भागने लगती हैं। इस बिल्डिंग में ऊपर जाने का रास्ता खुला हुआ था और वो मास्क मैन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। जब वो एक फ्लोर ऊपर पहुँचता है तो वो देखता है कि सीढ़ियों से एक ग्रेनेड उसी की तरफ आ रहा है और वो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। मायुको और यूरी देखने आते हैं कि वो मास्क मैन मरा है या फिर बच गया, लेकिन वहाँ पे उन्हें उस स्नाइपर मैन की सिर्फ कैप मिलती है और वो लोग मान लेते हैं कि वो शायद बिल्डिंग से नीचे गिर गया होगा। यूरी मायुको को थैंक यू कहती है और मेंशन करती है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो। मायुको थोड़ा शर्मा के कहती है कि थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने भी तो मेरी जान बचाई है। यूरी कुछ कहने ही वाली होती है कि मायुको उसका मुंह बंद कर देती है क्योंकि उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही होती है। ये सुन के वो दोनों सीधा बिल्डिंग की छत की तरफ भागने लगती हैं। इसी बीच हम उस मास्क मैन को देखते हैं जो कि काफी जख्मी था। वहीं यूई और मायुको ऊपर जाने में थोड़ा लेट हो चुके थे जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ चुका था। यूरी गोली चलाकर उसे रोकने की कोशिश करती है पर मायुको बताती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो हेलीकॉप्टर सिर्फ अपने नॉर्मल रूल्स फॉलो कर रहा है और अपने तय समय पे चला गया है, शायद वो फिर लौट के आएगा। लेकिन यूरी के लगातार गोली चलाने की वजह से वो हेलीकॉप्टर वापस मुड़ता है और उसके अंदर बैठा एक मास्क मैन उनकी तरफ फायरिंग शुरू कर देता है। वो दोनों भागकर खुद को बचाते हैं और हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। यूरी मायुको से माफी मांगती है कि उसकी वजह से हेलीकॉप्टर छूट गया, वरना मायुको तो पहले ही उस आदमी को मारने के बाद छत पे आने वाली थी। लेकिन मायुको कहती है कि कोई बात नहीं, हम हेलीकॉप्टर को फिर से कैच कर सकते हैं, शायद वो दोबारा यहाँ पे आएगा। यूरी कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, पर हम 2 लोग हैं, हमें 2 बार हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार करना होगा। इससे अच्छा ये है कि हम अपने बाकी साथियों को ढूंढे क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसे और भी लोग होंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना होगा और वो हेलीकॉप्टर को चुराने में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर हमने हेलीकॉप्टर को अपना बना लिया तो
हमें एक एक करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस एक मास्क मैन और एक ड्राइवर से लड़ना पड़ेगा और फिर हेलीकॉप्टर हमारा होगा। मायुको उसकी बातें ध्यान से सुनती है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। हमारा सीन चेंज होता है और हम उस मास्क मैन को देखते हैं जिसका मास्क थोड़ा सा क्रैक हो गया था और अब वो क्लियरली सोच पा रहा था, क्योंकि मास्क की वजह से वो पहले उनके कंट्रोल में था और कुछ भी सोच नहीं सकता था, पर अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था और उसे एक अधूरा काम पूरा करना है जिसके बारे में हमें बताया नहीं जाता। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो एक और मास्क मैन वहाँ पे आ जाता है। दोनों आपस में बात नहीं करते, पर दूसरा मास्क मैन स्नाइपर वाले पे हमला कर देता है। स्नाइपर मैन तुरंत अपनी गन आगे करके उस दूसरे वाले को मार देता है और समझ जाता है कि अब उसे बाकी लोगों के साथ इन मास्क वाले लोगों से भी बचना होगा, क्योंकि उसका मास्क टूट चुका है और जो भी उसे कंट्रोल कर रहा था वो दोबारा उस पर काबू नहीं पा सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी को याद आने लगता है कि कैसे वो अपने वर्ल्ड में एक स्कूल की क्लास में बैठी हुई थी और अपनी खिड़की से एक बड़े से टावर को देख रही थी जो कि पहले वहाँ पे नहीं था, और फिर वो अचानक से इस दुनिया में बिल्डिंग की छत पर आ गई। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि काफी देर तक सोने की वजह से रात हो चुकी है। उसका सामान वहीं था और एक गन भी मिसिंग थी। यूरी को ये देख के दुख होता है क्योंकि उसने मायुको को अपना दोस्त माना था और वो चली गई। जब वो आगे बढ़ के देखती है तो खिड़की के बाहर एक मास्क मैन दिखाई देता है और अपनी जान बचाने के लिए यूरी तुरंत वहाँ से भाग जाती है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है। ब्रिज पार करते हुए वो देखती है कि वो मास्क मैन अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ दो मास्क पहने हुए लोग और भी हैं। तीनों में से जो लड़की होती है वो ब्रिज को पहले पार करने लगती है, पर अचानक से ब्रिज की लकड़ी टूट जाती है। ये सब यूरी ने पहले ही प्लान कर रखा था क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग उसका पीछा करेंगे। मास्क वाली लड़की अपनी उंगलियों के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पहला वाला मास्क मैन वहाँ पे आकर उसकी उंगलियां काट देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और अब वो मास्क मैन यूरी की तरफ आगे बढ़ता है। यूरी अपनी गन से गोली चलाती है, पर गोली मास्क मैन के नहीं लगती। जब वो दोबारा चलाने की कोशिश करती है तो गन से फायर ही नहीं होता। वो भागकर बिल्डिंग के दूसरे कोने पर आती है जहाँ भागने का कोई रास्ता नहीं होता और दोनों मास्क मैन उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी सही समय पे मायुको वहाँ पे आ जाती है और फायरिंग शुरू कर देती है। पहला मास्क मैन दूसरे वाले को आगे करके अपनी जान बचा लेता है और ज्यादा फायरिंग की वजह से मायुको की गोलियां खत्म हो जाती है। मास्क मैन यूरी का पीछा छोड़ के मायुको पर हमला करने आगे बढ़ता है और मायुको अपनी खाली गन वहाँ यूरी के पास फेंक देती है, क्योंकि वो जानती थी कि यूरी के बैग में मैगजीन रखी हुई है। यूरी तुरंत गन को रिलोड करके मास्क मैन पे चला देती है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है और दोनों मिलकर उसका मास्क उतार देते हैं। मास्क मैन अब उठ नहीं सकता था और यूरी को उस लड़की की बात याद आती है जिसने कहा था कि मास्क को कभी मत पहनना और ना ही इसके पीछे देखना। यूरी उस मास्क मैन से पूछती है कि ऐसा क्यों है, तो वो बताता है कि इस मास्क के पीछे ऐसी चीजें बनी हुई है जो कि सामने वाले को कंट्रोल कर लेती हैं। फिर चाहे मास्क निकल ही क्यों ना जाए, जो भी ऑर्डर देता है उन्हें मानना ही पड़ता है। वो लड़का कुछ और बताता उससे पहले ही उसे ऑर्डर मिलता है कि उसे खुद को खत्म करना होगा और वो अपनी जीप काट कर खुद की जान ले लेता है। यूरी और मायुको खुश थी कि उनकी जान बच गई। मायुको अपना फोन निकालकर चेक करने लगती है और ये देख के यूरी शॉक हो जाती है। वो मायुको से फोन छीन के कहती है मुझे अपने भाई को फोन करना है। जब वो अपने भाई से बात करती है तो उसका भाई सारी सिचुएशन समझ जाता है कि यूरी के साथ क्या क्या हुआ और ये भी जान जाता है कि यूरी एक मायुको नाम की लड़की से मिली है। उसका भाई सजेस्ट करता है कि मायुको को खत्म कर दो, क्योंकि इस वर्ल्ड में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कभी भी किसी को मार सकता है। ये सुनकर यूरी इमेजिन करती है जैसे उसने गोली चलाकर मायुको को मार दिया हो, पर ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है। जब उसका भाई वही बात दोबारा बोल रहा होता है तो वो गुस्से में कहती है अगर तुमने ये बात दोबारा से कही तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। उसका भाई माफी मांगता है और कहता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं कहूंगा और साथ ही बताता है कि इस फोन के जरिए मैं तुम्हें ट्रैक कर सकता हूँ और मदद के लिए आ सकता हूँ। यूरी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। वो फोन काटकर मायुको के पास आती है और सबसे पहले उसे हक करती है, फिर माफी मांगने लगती है कि मैंने अभी क्या सोच लिया था। मायुको भी शॉक थी, पर वो समझ चुकी थी कि यूरी के साथ होने में ही उसका फायदा है और अब वो दोनों मिलकर अपनी जान बचाने के लिए साथ काम करेंगी। अब हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग पार कर रहे थे जहाँ यूरी आगे चल रही थी, ताकि अगर कोई खतरा हो तो वो पहले नोटिस कर सके। लेकिन पीछे मायुको ये देख के सरप्राइज होती है और सोचती है कि यूरी कितनी अच्छी है जो अगली बिल्डिंग पर पहले खुद जाएगी। अगले सीन में हम यूरी के भाई को देखते हैं जो कि एक मास्क मैन से लड़ रहा था और तुरंत उसे खत्म कर देता है। फिर वो खुद से कहता है कि भले ही मैंने इसे खत्म कर दिया हो, लेकिन कुछ और नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हें नॉर्मल करना नामुमकिन है और अगर इनका मास्क भी हटा दिया जाए तो भी ये नॉर्मल नहीं होंगे। इसीलिए अगर खुद की जान बचानी है तो इन्हें खत्म करना जरूरी है। साथ ही हमें वो स्नाइपर वाला मास्क मैन भी दिखाया जाता है जिसका मास्क थोड़ा सा टूट चुका था और अब वो अपने कंट्रोल में था। वो ये समझ चुका था कि उसका एक आखिरी काम बाकी है जो उसे पूरा करना है, क्योंकि पहले उसकी फाइट यूरी के भाई से हुई थी जिसमें वो उसे मार नहीं पाया था और अब वो चाहता है कि वो एक बार उससे फिर से लड़े और उसे हराए। फिर हम वापस यूरी के भाई रीका पर आते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए दो ऐसे लोगों से मिलता है जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था और वो उसके साथ ही थे और वो
बताते हैं कि वो यूरी के साथ कांटेक्ट करना चाहते थे, पर उनके पास फोन नहीं था, जिस पर रीका कहता है कि कोई बात नहीं। लेकिन इतने में ही पीछे से एक कैनन बॉल आकर रीका के उस दोस्त के लग जाती है और वो वहीं मारा जाता है। अब रीका और उसका दूसरा दोस्त पीछे देखते हैं कि एक मास्क मैन लोहे की बॉल काफी तेजी से फेंक रहा है, जो कि अगर उन्हें टच भी कर गई तो वो मारे जाएंगे, जिसे देख के रीका शॉक हो जाता है और कहता है कि ये उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है, इसीलिए उनके पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वो भागते हुए उस रास्ते के एंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक कोड लॉक सिस्टम वाला गेट था और उनके पास गेट को तोड़ने का टाइम नहीं था, क्योंकि मास्क मैन कभी भी आ सकता था। और तब वो लड़का बताता है कि ये मास्क मैन पूरी तरह से बेसबॉल प्लेयर लग रहा है, इसीलिए हमें इसके साथ वैसे ट्रीट करना चाहिए, और अगर हम इसके साथ बेसबॉल खेलेंगे तो शायद ये डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। जिससे रीका की बात मान के वो तैयार हो जाते हैं। जब वो बेसबॉल वाला मास्क मैन वहाँ पर आके बॉल फेंकता है तो रीका उसे हैमर से दूर फेंकने की कोशिश करता है, पर बॉल स्ट्राइक ना होने की वजह से पीछे टकरा जाती है, जिससे रीका थोड़ा परेशान होता है क्योंकि वो ऐसे बॉल नहीं रोक सकता था। लेकिन उस मास्क मैन का ध्यान हटने पर रीका का दोस्त तुरंत गोली चला देता है और उस मास्क मैन को खत्म कर देता है। अब फाइनली बचने के बाद उनके पास गेट अनलॉक करने का टाइम था, जिससे वो तुरंत निकलकर ब्रिज पार करने लगते हैं। और रीका उस लड़के को बताता है कि कैसे उसकी बहन ने खुद को बचाया और एक प्लान बनाया था, जिसके मुताबिक यहाँ से बचने के लिए उन्हें एक हेलीकॉप्टर चाहिए और उसके लिए उन्हें जितने हो सके उतने ज्यादा दोस्त बनाने होंगे। अब हमारा सीन चेंज होकर उसी स्नाइपर मैन पे आता है, जो कि अपने कंट्रोल में था। वो सोच रहा था कि ये मास्क बहुत बेकार चीज है, क्योंकि मास्क टूटने से वो होश में तो आ गया है, पर अगर वो उसे उतारने की कोशिश करता तो उसे कोड दिख जाता, जिसकी वजह से वो वापस से कंट्रोल में आ जाता और ये मास्क उसे वापस पहनना पड़ता। और उसे ये बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो रीका से फाइट क्यों करना चाहता है, जबकि वो तो उसका आखिरी काम था। आगे बढ़ते हुए जब उसके सामने एक लड़की आती है तो वो उसके पास जाके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तुरंत अपनी गन निकालकर उसकी तरफ तान देता है, जिससे वो और भी ज्यादा डरी हुई लगती है। पर तभी मास्क की तरफ से ऑर्डर आता है कि स्नाइपर मैन को इस लड़की को नहीं मारना है। स्नाइपर मैन सरप्राइज होकर पूछता है कि ऐसा क्यों, जिस पर उसे बताया जाता है कि ये लड़की गॉड कैंडिडेट बनने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ लोगों को सिर्फ इस वर्ल्ड का गॉड बनने के लिए लाया गया है और बाकी सब मास्क वाले लोग एक एंजल हैं जिन्हें ये एग्जाम लेनी है। ये सुन के स्नाइपर मैन सरप्राइज हो जाता है और कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन ऑर्डर की वजह से वो उस लड़की को मार नहीं सकता, इसीलिए अपनी गन नीचे करके पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पे वो लड़की अपना नाम बताती है। फिर हम सीधे यूरी को देखते हैं, जो कि सोकर उठती है और देखती है कि मायू को सो रही है। तभी ब्रिज पर एक व्हाइट मास्क पहने लड़का आता है, जिसके हमले के लिए यूरी तैयार हो जाती है, पर वो लड़का कुछ नहीं करता और चुपचाप चला जाता है और अपना बैग वहीं छोड़ जाता है। बैग खोलने पर उसके अंदर बहुत सारा खाना और एक चाकू मिलता है। तभी मायू को उठकर पूछती है कि क्या मैं इस चाकू को रख सकती हूँ, क्योंकि वो बारी बारी से एक दूसरे को गार्ड कर रहे थे और थोड़ी देर पहले यूरी सोई थी। तभी एक कॉल आता है जो कि रीका का था और मायू को कॉल उठाती है, जहाँ रीका पहले माफी मांगता है कि मैंने यूरी से कहा था कि वो तुम्हें मार दे, और फिर कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, बस तुम किसी भी तरह यूरी की रक्षा करना। जिस पर मायू को थोड़ी कंफ्यूज होते हुए हाँ कहती है। सीन चेंज होने पर स्नाइपर मैन और वो लड़की आपस में बात कर रहे थे, जहाँ लड़की कहती है कि वो अकेले घूम रही है और चाहती है कि मास्क मैन उसका साथ दे, पर मास्क मैन कहता है कि मुझे माफ करना, क्योंकि मेरा काम सिर्फ मारना है। लेकिन वो बताता है कि हाई स्कूल एज की 2 लड़कियां खुद को सरवाइव करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, जिनसे शायद तुम्हारी मुलाकात हो और तुम उन्हें अपना दोस्त बना सकती हो, क्योंकि वो सच में अच्छी लड़कियां हैं। और इतना कह के मास्क मैन वहाँ से चला जाता है। यूरी और मायू को ब्रिज पार करके दूसरी बिल्डिंग पर जा रही थी और उदास थी कि कोई बिना मास्क वाला नहीं मिल रहा, पर मायू को कहती है कि चिंता मत करो, हमें कोई ना कोई मिल जाएगा। और यूरी भी एग्री करती है कि हमें होप नहीं खोनी चाहिए। वहाँ शेफ की कॉस्ट्यूम में एक आदमी उन पर नजर रख रहा था। जैसे ही मायू को कॉर्नर में जाती है, वो उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे फेंक देता है और फिर खुद ही उसका पैर पकड़ के उसे खिड़की के थ्रू नीचे फ्लोर पे फेंक देता है, जिससे मायू को सरप्राइज होकर पूछती है कि पहले तो मुझे मारना चाहते थे, तो फिर बचाया क्यों। वो आदमी बताता है कि मास्क में क्रैक होने की वजह से वो सोच सकता है, पर वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं रहता, और साथ ही कहता है कि ये मत सोचना कि तुम्हारी जान बच गई, क्योंकि मुझे मारने में मजा आता है। ये चीज सुनकर और आसपास सर कटे हुए लोगों को देखकर मायू को और भी ज्यादा शौक हो जाती है। जब वो आदमी हमला करने वाला होता है तो यूरी खिड़की से उल्टा लटक कर गोली चला देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और यूरी ऊपर जाकर कहती है कि तुम सीढ़ियों से आओ, मैं ऊपर से आती हूँ। मायू को देखती है कि वो आदमी अभी जिंदा है और मास्क टूटने की वजह से वो अपने कंट्रोल में आ चुका है, पर क्योंकि वो एक बुरा आदमी था इसीलिए वो उस पर हमला करने वाला होता है। तभी मायू को अपने चाकू से उसके चेहरे पे वार करके उसे खत्म कर देती है। कुछ देर बाद जब वो दोनों मिलती हैं तो उन्हें दीवार पर एक कागज दिखता है, जिस पर लिखा हुआ था कि गेम पार करने के लिए जितने हो सके उतने दोस्त बनाओ और मिलकर काम करो। साथ में एक लोकेशन भी थी, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि कोई बिना मास्क वाला ये सब लिख कर गया है, और वो लोग उस लोकेशन की तरफ चल पड़ती हैं। स्नाइपर मैन और वो लड़की भी वहाँ पे आ चुके थे, क्योंकि स्नाइपर मैन तब तक उसका साथ दे रहा था
था जब तक वो लड़की यूरी और मायुको को नहीं ढूंढ लेती, और वो दोनों भी उसी लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि मास्क मैन भी इस वर्ड के सीक्रेट के बारे में जानना चाहता था। अगले सीन में यूरी और मायुको उस जगह पे पहुंच के एक मास्क वाले आदमी को देखती है। यूरी को लगता है कि शायद ये कोई प्लान था और वो गन निकाल लेती है, पर पीछे से बिना मास्क वाले कुछ लोग आकर यूरी और मायुको को पकड़ लेते हैं। वो मास्क वाला आदमी अपना मास्क उतार कर बताता है कि इसके पीछे टेप लगा है जिससे कोड नहीं दिखते और वो अपने होश में ही रहते हैं, और ये सब वो सिर्फ ये चेक करने के लिए कर रहे थे कि मास्क पहनने पर होश होता है या फिर कंट्रोल में आ जाता है। और यही चेक करने के लिए उन्होंने इन दोनों को पकड़ा था। जब वो मास्क मैन यूरी को नकली मास्क पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक राइडर की यूनिफॉर्म पहना लड़का वहाँ पे आके उन सबको मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले उसने उसी आदमी को मारा था जिसने मायुको को पकड़ा था, पर वो मायुको पे हमला नहीं करता और सबको मारने के बाद यूरी के सामने खड़ा होके कहता है कि अगर तुम मुझे मार सकती हो तो मार दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन यूरी के लिए उसके बुलेट प्रूफ सूट और हाई स्पीड की वजह से वीक पॉइंट्स पर गोली चलाना मुश्किल था। तभी मायुको सिचुएशन समझकर एक मास्क उठाकर पहन लेती है, जिसे देख के यूरी सरप्राइज होती है क्योंकि उसे लगता है कि मायुको अब अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी, और राइडर भी समझ जाता है कि मायुको अब एक एंजल बन चुकी है। यूरी अपनी गन मायुको की तरफ करती है, पर दोस्त होने की वजह से वो गोली नहीं चला पाती और मायुको आगे बढ़कर यूरी पे हमला करने का नाटक करती है, लेकिन अचानक से डायरेक्शन बदलकर उसे राइडर पे चाकू चला देती है और राइडर के हमले से मायुको का वो मास्क टूट चुका था। वैसे वो मास्क नकली था, यानी वो कंट्रोल में नहीं थी। उसने मास्क इसीलिए पहना था ताकि राइडर को लगे वो उसी की साथी है और मायुको को अटैक करने का मौका मिल जाए। मगर राइडर अभी मरा नहीं था, वो सीधा मायुको पे हमला करने लगता है, और भले ही उस मास्क की वजह से वो उसके कंट्रोल में नहीं आई थी, लेकिन वो मास्क उन लोगों को जो स्ट्रेंथ और स्पीड प्रोवाइड करता है, वो स्पीड मायुको को भी मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो उस मास्क वाले आदमी को हरा सके। इसलिए वो पीछे हटने लगती है, पर यूरी अपना कोट राइडर पे फेंक के उसका पैर पकड़ लेती है, जिससे मायुको को मौका मिल जाता है और वो उस पे हमला करके राइडर को खत्म कर देती है और उसका मास्क हटा लिया जाता है। वो राइडर कहता है कि उसे डिफेक्टिव मास्क जैसी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन वो खुश है कि उसने इन लोगों को खत्म नहीं किया और अब वो फाइनली अपने वर्ल्ड में वापस लौट सकता है। अब यूरी और मायुको की जान बच चुकी थी, इसीलिए वो कुछ और मास्क लेके वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने कोई आ जाता है और सीन चेंज होकर स्नाइपर मैन और उस लड़की को दिखाया जाता है। वो दोनों इस जगह पर आ रहे थे, लेकिन उनके सामने एक आदमी दिखता है जो यूरी और मायुको से बात कर रहा था, इसीलिए वो छुप कर उसकी बातें सुनना ही सही समझते हैं। वो आदमी मास्क नहीं पहने हुए था, इसका मतलब वो नॉर्मल ह्यूमन था, मगर फिर भी उन पर हमला कर रहा था। वो अपने पास एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन मायुको तुरंत ही उसे तोड़ देती है। ये देखकर वो आदमी शॉक होता है और पूछता है, क्या तुमने मास्क पहना था? मायुको हाँ करती है, जिस पर वो आदमी समझ जाता है कि शायद यूरी एक गॉड कैंडिडेट है और अब उसे यूरी को खत्म करना है। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मायुको पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और हमें क्यों मार रहे हो? वो आदमी बताता है कि असल में उसके 4 और दोस्त थे जो टीम बनाकर इस वर्ल्ड में सरवाइव कर रहे थे और उन्होंने कई सारे मास्क वाले लोगों को हराया, लेकिन फिर उनकी मुलाकात एक काजुमा नाम के लड़के से हुई। वो बिना मास्क के था, लेकिन दूसरे मास्क वाले लोगों को कंट्रोल कर सकता था, और असल में हर गॉड कैंडिडेट ऐसा कर सकता है। काजुमा ने इस आदमी के सारे दोस्तों को मार दिया था और अब बस यही अकेला बचा है। काजुमा ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो इसे जाने देगा और बाकी सारे मास्क वाले लोग इस पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन बस इसे उन सभी लोगों को मारना होगा जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है, जिससे वो लोग कभी भी गॉड कैंडिडेट ना बन पाए और काजुमा ही सबसे पावरफुल गॉड कैंडिडेट बना रह सके। वो आदमी असल में इन दोनों को मारना नहीं चाहता था, वो बस चाहता था कि किसी भी तरह से अपने बाकी दोस्तों का बदला ले सके। यूरी और मायुको पूछती है कि आखिर ये काजुमा हमें कहाँ मिलेगा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं उससे बदला लेने में, क्योंकि वो खुद ही बिना मास्क वाले लोगों को मार रहा है और ये सच में गलत चीज है। जब वो तीनों वहाँ से काजुमा को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो वो स्नाइपर मैन और वो लड़की एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं और वो अभी भी उन्हें छुप के देख रहे थे। वो लड़की स्नाइपर मैन से कहती है कि आखिर हम इनके साथ क्यों नहीं जा रहे। वो कहता है कि अभी हमें इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, पहले हमें नोटिस करना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वहीं मायुको और यूरी काजुमा के पास पहुंच चुके थे। इधर स्नाइपर मैन उस लड़की से पूछता है क्या वो मास्क मैन को कंट्रोल कर सकती है। वो कहती है हाँ, मैं भी तुम लोगों को कंट्रोल कर सकती हूँ, पर ऐसा करना नहीं चाहती। अब काजुमा यूरी और मायुको के सामने था, लेकिन यूरी कहती है कि उन्हें पहले बात करके देखनी चाहिए, लेकिन काजुमा बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही मास्क पहनी हुई लड़की को उन पर हमला करने को कहता है। मायुको आगे आकर उसे रोक लेती है और मास्क वाली लड़की की मायुको के साथ फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों लड़ ही रहे थे, तभी वो आदमी जो कि यूरी और मायुको को यहाँ पे लेके आया था, वो मास्क वाली लड़की पे अटैक करने का फैसला करता है, क्योंकि उसी ने उसके दोस्तों को मारा था। जैसे ही वो हमला करता है, वो मास्क वाली लड़की अपना वेपन उस आदमी को मार देती है और वो नीचे गिर पड़ता है। असल में काजुमा का यही प्लान था, वो जानता था कि वो मास्क वाली लड़की अकेले इन दोनों को नहीं हरा सकती, इसीलिए वो तुरंत एक
दूसरे मास्क वाले लड़के को ऑर्डर देता है इन पर हमला करने के लिए। ये लड़का बिल्डिंग की दूसरी तरफ छुपा हुआ था। वो वहाँ से निकलकर इनके ऊपर एरो चलाने लगता है, लेकिन यूरी गन चलाकर उस लड़के को मार देती है, क्योंकि यूरी जानती थी कि काजुमा ऐसे ही कुछ करने वाला है और काजुमा एक वक्त पे सिर्फ एक ही मास्क वाले पर्सन को कंट्रोल कर सकता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए काजुमा को वहाँ से भागना था, लेकिन वो गन निकाल लेता है और यूरी की तरफ तानते हुए कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम बचने वाली नहीं हो। यूरी भी अपनी बंदूक निकाल लेती है और तुरंत काजुमा के सामने लगा देती है। वो दोनों ही एक दूसरे को शूट करने के लिए तैयार थे, लेकिन दूर से वो लड़की ये सब देख रही थी। वो स्नाइपरमैन से कहती है, क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते? मैं नहीं चाहती कि ये दोनों मर जाएं, क्योंकि इन दोनों ने ही मास्क नहीं पहना है और इनकी कोई गलती भी नहीं है। ये सिर्फ खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। स्नाइपरमैन कहता है कि नहीं, अगर तुम उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे जाओगी तो तुम भी प्रॉब्लम में फंस सकती हो। उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कहती है कि ठीक है, लगता है मुझे अपने वेपन का यूज करना ही होगा। वो अपना फोन निकालती है और आसपास की बिल्डिंग की फोटो खींचने लगती है। स्नाइपरमैन उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? वो लड़की कहती है कि ये मेरा स्पेशल वेपन है। फिर वो फोटो खींचती है और हाथ ऊपर करके फोन को ऊपर की साइड करती है, जिसके बाद उस सिटी में सबसे ऊंचा टावर एक्टिवेट होने लगता है और वहाँ से एक लाइट निकल कर आती है और जिस बिल्डिंग की उसने फोटो खींची थी वो उस बिल्डिंग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। असल में हर गॉड कैंडिडेट के पास एक अलग टाइप का पावर होता है। वो लड़की स्नाइपरमैन को बताती है कि इसके पास मास्कमैन को कंट्रोल करने की पूरी पावर तो है, लेकिन एक सर्टेन वेवलेंथ तक ही। जैसे काजुमा सिर्फ एक वक्त पे एक ही मास्कमैन को कंट्रोल कर सकता है, उसी तरह इस लड़की के पास जो पावर है वो एक रेंज तक ही लिमिटेड है। अगर कोई उससे ज्यादा दूर होगा तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। वो ये भी कहती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि ऐसा करके वो बाकियों को बचा सकती है। तभी एक और मास्कमैन आ जाता है जो इनके लिए खाना लेके आया था। स्नाइपरमैन अपना मास्क उतार कर दूसरी डायरेक्शन में बैठा हुआ था और अब वो खाना खा रहे थे। वो मास्कमैन बताता है कि ये पूरा गेम लास्ट में जाके किसी गॉड कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा जिसे सबसे बेस्ट गॉड माना जाएगा। वो लड़की फैसला करती है कि वही सबसे बेस्ट गॉड बनेगी। अब यूरी और मायुको को दिखाया जाता है। काजुमा बहुत शॉक था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बिल्डिंग यूरी की पावर से डिस्ट्रॉय हुई है। इसी वजह से वो बहुत डर गया था। यूरी भी ये बात समझ रही थी, इसीलिए वो ऐसा ही बताती है कि जैसे सच में ये उसी की पावर थी। वो कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी खत्म कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। हमें साथ मिलके काम करना चाहिए। काजुमा भी उससे लड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो हाँ कर देता है। यूरी कहती है कि तुम एक डॉक्टर हो, इसीलिए तुम्हें अभी इस आदमी का ट्रीटमेंट करना होगा। वो उसी आदमी की बात कर रही थी जो उन्हें यहाँ पे लेके आया था। फिर सीन चेंज होता है और एक लेडी के पास दो मास्कमैन हमला कर रहे थे, मगर अचानक से एक और मास्कमैन आ जाता है जो कि उन दोनों को खत्म कर देता है। वो लेडी काफी हैरान थी। तभी रीका और उसके दोस्त आ जाते हैं। वो उस मास्कमैन को देखते हैं जिसने अभी अभी उन दोनों को खत्म किया था। रीका समझ गया था कि असल में वो कोई और नहीं बल्कि कोई गॉड कैंडिडेट है जो कि इस मास्कमैन को कंट्रोल कर रहा है। तभी उस मास्कमैन को एक कॉल आती है और वो फोन रीका को दे देता है। रीका उस फोन पे बात करता है तो उसे किसी लड़के की आवाज आती है। वो समझ गया था कि ये कोई गॉड कैंडिडेट है जो कि छुपकर उन्हें देख रहा है और उस मास्कमैन को कंट्रोल कर रहा है। वो लड़का रीका को बताता है कि उसे एक बॉक्स मिला था जिस बॉक्स के अंदर एक ब्लैंक मास्क था, और जैसे ही उसने उसे लगाया उसके अंदर जो कोड थे वो उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। साथ ही वो एक गॉड कैंडिडेट बन गया, जिसके बाद अब वो इन मास्क वाले लोगों को कंट्रोल कर सकता है। रीका पूछता है कि ये परफेक्ट गॉड क्या है, क्योंकि लास्ट में तो सभी में से सिर्फ एक ही परफेक्ट गॉड बचेगा। वो लड़का कहता है कि देखो ये चीजें मुझे नहीं पता, लेकिन परफेक्ट गॉड शायद वही होगा जो कि सारी कंडीशंस को पूरा कर सके। अब हमें यूरी और मायुको को दिखाया जाता है। इस वक्त यूरी अपने भाई से बात कर रही थी और मायुको खड़ी होकर सोच रही थी कि रीका ने उससे कहा था कि वो यूरी को प्रोटेक्ट करे, और आज उसने ऐसा किया भी, लेकिन उसके ड्रीम में बार बार वही मास्क आ रहा था जिसे उसने पहना हुआ था। वो देख रही थी कि एक तरफ वो मास्क पहने हुए है और दूसरी तरफ नहीं। वो मास्क उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद को समझा रही थी कि वो इस तरह से अपना कंट्रोल नहीं खो सकती। तभी यूरी आती है और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मायुको बोलती है, क्या हमें उस आदमी को नहीं देखना चाहिए जिसका इलाज काजुमा कर रहा है? यूरी कहती है, अरे मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी। फिर वो सीधा नीचे वाले फ्लोर पे आ जाते हैं जहाँ उस आदमी का ट्रीटमेंट चल रहा था। काजुमा बताता है कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और अभी उसकी हालत थोड़ी खराब है। तभी उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने मास्क पहन रखा था और काजुमा उसका मास्क उतारता है। ये देख के मायुको बहुत शॉक थी, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो काजुमा से इस चीज का कारण पूछती है। काजुमा बताता है कि ये मास्क सभी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कुछ मास्क ऐसे भी हैं जो कि परमिशन देते हैं कि हम उन्हें उतार सकें। मास्क के बारे में पूरा समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के मास्क हैं। फिर उन्हें किसी की आवाज आती है और वो उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। वो एक ब्रिज पार कर रहे थे और ब्रिज पार करते वक्त मायुको को नीचे एक लड़की दिखाई देती है जो कि सेम उसी की तरह थी। उसने भी मास्क पहन रखा था, लेकिन ये सब मायुको की इमेजिनेशन
सिचुएशन थी। वो इस चीज से डर जाती है और अपना कंट्रोल खोने लगती है। अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। यूरी उसे संभालती है और पूछती है कि क्या हुआ। मायुको कहती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस गलती से मेरा पैर फिसलने वाला था। वो झूठ कह रही थी मगर मन में सोच रही थी कि मुझे अभी खुद पर कंट्रोल रखना होगा, खासकर तब तक जब तक हमें यूरी का भाई नहीं मिल जाता। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो सामने वाली बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी थी। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें एक मास्क मैन मिलता है, जिस पर मायुको तुरंत आगे बढ़कर हमला करने लगती है, लेकिन वो आदमी बच गया था और मायुको दूसरी साइड से आ गई थी। यूरी को उसका बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले मायुको काफी सोच समझकर हमला करती थी, लेकिन अभी वो सिर्फ लड़ना चाहती है। अब मायुको एक बार फिर से उस पे हमला करती है, मगर वो आदमी बच रहा था और वो उसके ऊपर हमला करके मायुको को दूर फेंक देता है। यूरी गोली चला रही थी पर उस आदमी को एक भी गोली नहीं लगती। तभी एक बुलेट सीधा ऊपर की तरफ टकराते हुए उस आदमी के लग जाती है। यूरी ये देख के तुरंत समझ चुकी थी कि ये किसी और का नहीं बल्कि उस स्नाइपर मैन का काम है, क्योंकि वही इस तरह से गोली चलाता है। वो समझ चुकी थी कि वो स्नाइपर मैन यहाँ पे आ चुका है, इसीलिए वो डर जाती है और छुपकर सीधा मायुको के पास आती है। मायुको काफी ज्यादा इंजर्ड थी और वो भाग नहीं सकती थी, इसीलिए वो धीरे धीरे से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। स्नाइपर मैन और वो लड़की वहाँ पे आ रहे थे। स्नाइपर मैन कहता है कि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये डरकर मुझसे भाग गई। वो लड़की कहती है हमें उनका पीछा करना चाहिए। स्नाइपर मैन कहता है थोड़ा देख कर, क्योंकि शायद उनके पास और भी ग्रेनेड हो सकते हैं। ये सुन के वो लड़की हैरान थी। वो पूछती है कि आखिर तुमने मास्क क्यों पहन रखा है और तुम हो कौन। मास्क मैन बैठ के पूरी स्टोरी बताता है कि वो भी नॉर्मली यहाँ पे आया था और उस वक्त उसने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, लेकिन फिर उसे दो मास्क मैन मिले जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। उसकी उनके साथ फाइट हुई और वो हार गया, जिसके बाद उन दोनों ने उसे खत्म नहीं किया बल्कि उसे मास्क पहना दिया, जिससे वो लोग इसे कंट्रोल कर सके। ये सब सुन के वो लड़की थोड़ी हैरान थी। सीन चेंज होता है और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसकी बात वो स्नाइपर मैन कर रहा था। वो लड़की अभी इसी लड़की के बारे में सोच रही थी जो स्नाइपर मैन के साथ है, क्योंकि इस लड़की ने अपनी पावर से उस बड़े से टावर को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि शायद ये लड़की एक परफेक्ट गॉड कैंडिडेट बनने के लायक है। फिर हम यूरी और मायुको के पास आते हैं, जो कि एक ब्रिज को पार करके दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। मायुको मन में सोच रही थी कि असल में उसे मास्क पहने हुए जो भी दिख रहा है वो सिर्फ मास्क का बनाया हुआ इल्यूजन है। मायुको खुद उसे नहीं देखना चाहती थी, पर वो मास्क कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहा था और शायद सभी लोगों को ऐसा ही फील होता होगा और इसीलिए वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। अब वो इस बिल्डिंग में आ चुके थे और यहाँ पे आने के बाद उन्हें याद आता है कि ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में यूरी और मायुको की मुलाकात हुई थी। जब यूरी पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि मायुको नीचे गिर चुकी है। वो मायुको से इस बात का कारण पूछती है तो वो बताती है कि मैं अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। यूरी को पहले से ही लग रहा था कि शायद इसीलिए मायुको उसकी जान बचाते वक्त काफी ज्यादा थक गई थी और चल नहीं पा रही थी। मायुको बताती है कि ये उसका मास्क था जो कि उसे कंट्रोल करना चाहता था, पर उसने उसे रोक के रखा, लेकिन अब इससे ज्यादा वो उसे और देर तक नहीं रोक सकती और अगर उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो इस चीज में यूरी को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो यूरी से चाहती थी कि वो उसे मार दे। वो ये भी जानती थी कि यूरी कभी ऐसा नहीं करेगी। जब मायुको को कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था तो वो तुरंत आगे बढ़कर उस बिल्डिंग से नीचे कूदने लगती है। यूरी उसे रोक लेती है और कहती है नहीं, ये गलत है। मायुको यूरी को पीछे करके कहती है मुझे मरना ही होगा। यूरी बोलती है कि हम इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर ढूंढ लेंगे। अब जब वो मास्क उस पर कंट्रोल बना चुका था तो वो मायुको को समझाता है कि तुम्हें यूरी को खत्म करना चाहिए, लेकिन मायुको उसकी बात नहीं मान रही थी। इसीलिए मास्क की तरफ से ऑर्डर आता है कि मायुको बेहोश हो जाए और वो बेहोश भी हो जाती है। वो मास्क डायरेक्ट मायुको को मारने का ऑर्डर नहीं दे रहा था, क्योंकि मास्क का ऑर्डर मायुको रोक रही थी। वो पूरी तरह से बात नहीं मान रही थी, इसीलिए मास्क ने सिर्फ उसे बेहोश किया, जिसकी वजह से वो उसे खत्म कर सकता है। इस चीज का पता यूरी को तब चलता है जब वहाँ पे एक और मास्क मैन आता है और वो भी एक लड़की थी। ये आकर यूरी को बताती है कि उसे उससे कोई खतरा नहीं है और फिर कहती है कि अगर वो मायुको की जान बचाना चाहती है तो उसे ब्लैंक मास्क ढूंढना होगा, एक ऐसा मास्क जिस पर कुछ नहीं बना हुआ है। और इसी सेम मास्क की बात वो लड़का भी कर रहा होता है जिसकी बात रीका से हुई थी। अगर यूरी उसे ढूंढ लेती है तो वो भी एक गॉड कैंडिडेट बन जाएगी, जिसके बाद वो भी ऑर्डर देके मायुको को ठीक कर सकती है। यूरी के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वो उसकी बात को मान लेती है और मायुको को ले जाकर वहीं उस बिल्डिंग के एक रूम में लिटा देती है और उस लोकेशन पे जाने लगती है जहाँ पे ब्लैंक मास्क मिल सकता था। यूरी के वहाँ से जाते ही मायुको के पास स्नाइपर मैन और वो लड़की आ चुके थे और उस लड़की का नाम कुआन होता है। वो मायुको को इस हालत में देखती है तो फैसला करती है कि वो मायुको की जान बचाएगी। इसके लिए वो तुरंत मायुको के माइंड में चली जाती है, जहाँ आकर वो उससे मिलती है। लेकिन साथ ही वहाँ पे वो वाली मायुको भी थी जिसने मास्क पहन रखा था और वो कुआन को मायुको से बात करने से रोक रही थी। कुआन कोशिश करती है कि वो मायुको को यहाँ से बाहर निकाल सके, लेकिन उस मास्क की पावर के सामने कुआन की पावर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुआन अपनी पूरी कोशिश करती है पर इसका कोई फायदा नहीं था। अब जो मास्क वाली लड़की थी वो कुआन पर हावी होने लगती है, इसीलिए कुआन
वहाँ पे बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो बाहर उस कमरे में आ चुकी है। सीन चेंज होता है और यूरी को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन वो नोटिस करती है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी उसका पीछा कर रहा है और काफी स्पीड से उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है। यूरी तुरंत जल्दी से ऊपर आती है, मगर वो मास्क वाला आदमी भी वहाँ पे पहुंच चुका था और अब वो यूरी के ऊपर पैर रख देता है। साथ ही उसके हाथ में एक इंजेक्शन था जिसके अंदर किसी तरह का लिक्विड था और वो यूरी के अंदर उसे इंजेक्ट करने वाला था। यूरी बच नहीं पा रही थी, इसलिए वो चिल्लाती है कि शायद कोई उसकी बात सुन ले और उसकी मदद करे। उसकी आवाज मायूको तक भी पहुंच रही थी, जिस वजह से अब वो होश में आ गई थी। वो मास्क पहना हुआ आदमी अब यूरी को इंजेक्शन लगाने ही वाला था, लेकिन यूरी जैसे तैसे करके उससे बच जाती है और वहाँ से भागने लगती है। उस बिल्डिंग की छत पे आने के बाद वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ था। यूरी जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर वही ब्लैंक मास्क था जिसके लिए वो यहाँ पे आई थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था और उसे कुछ समझ में भी नहीं आता, तो वो मास्क को पहन लेती है। जैसे वो उसे पहनती है तो वो उसके माइंड के अंदर आ चुकी थी। उस मास्क का जो भी कोड था और जो भी सिस्टम था वो एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि अब यूरी को कुछ पावर मिल रही है। एक तो ये कि उसके पास बाकी लोगों की तरह सुपर पावर्स होंगी जो कि सभी ब्लैंक मास्क वालों को ही मिलती है, यानी अब वो भी एक गॉड कैंडिडेट बन चुकी है। और दूसरी चीज, उसे इतनी पावर दी गई है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे ही वो उस मास्क को उतारती है तो वो लड़का आ चुका था और वो यूरी पे हमला करने ही वाला था, लेकिन वो तुरंत उसके अटैक से बच जाती है क्योंकि अब वो पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। इसके बाद यूरी तुरंत उसे उठाकर बिल्डिंग के नीचे फेंक देती है। वो देखती है कि उसके पास काफी ज्यादा पावर आ चुकी है, इसी वजह से अब वो थोड़ी हैरान भी थी। सीन चेंज होता है और हम एक मास्क पहने हुए आदमी को लड़ता हुआ दिखाया जाता है जो कि एक ऐसे आदमी से लड़ रहा था जिसने मॉन्क जैसे कपड़े पहने हुए थे, मगर उसने भी मास्क पहन रखा था और उनकी फाइट हो रही थी। इतने में ही वो मॉन्क बंदा उसे नीचे फेंक देता है। रीका और बाकी जितने भी लोग हैं जिसके साथ उन्होंने हाथ मिलाया था वो सभी वहाँ पे आ चुके थे। एक छोटा लड़का जो अभी उस मास्क मैन यानी उस मॉन्क के पास जा रहा था, तभी उसके फादर जो कि इस वर्ल्ड में उसके साथ आए थे उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उसके पास मत जाओ, हमें खतरा हो सकता है। मगर ये लोग भी समझ गए थे कि इस मास्क मैन के पास खुद का कंट्रोल है और ये बाकी लोगों की तरह नहीं है, मतलब वो किसी और के ऑर्डर नहीं मान रहा है। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये उसे भी अपनी टीम में रखेंगे क्योंकि वो एक अच्छा टीम पार्टनर साबित हो सकता है। अगले सीन में हमें उस स्नाइपर मैन की बताई हुई लड़की को दिखाया जाता है जहाँ वो अभी इन लोगों के फोटोग्राफ्स को देख रही थी। वो समझ गई थी कि जो मॉन्क मास्क मैन है उसे जरूर कोई गॉड कैंडिडेट कंट्रोल कर रहा है। इतने में एक और मास्क मैन आता है जो इस वक्त एक बिना मास्क वाले लड़के को पकड़ कर ला रहा था और वो उसे मार देते हैं। यहाँ पर ये अगला स्टेप शुरू करने वाले थे और वो क्या है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिर हम वापस यूरी के पास आते हैं। वो सोच रही थी कि मास्क सच में कमाल है, इसकी वजह से मुझे काफी सारी स्ट्रेंथ मिल गई। अब वो फिर से उस मास्क को पहनने लगती है। जैसे ही उसने उसे पहना था इतने में ही वो अपने ब्रेन के अंदर आ चुकी थी और ये होने में एक भी सेकंड नहीं लगा था, जिससे यूरी काफी शॉक थी कि अभी अभी ये क्या हुआ। अंदर आने के बाद सिस्टम उसे बताता है कि तुम अभी अपने ब्रेन के अंदर हो। यहाँ पर वो उसकी पावर्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास दो तरह की पावर्स है। पहली पावर ये है जिन्हें तुम अपनी स्ट्रेंथ से काफी इजीली कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन कुछ पावर्स ऐसी हैं जो कि तुम अभी यूज नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम अभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि इस वर्ल्ड की उतनी पावर का यूज कर पाओ। ये बात सुनकर यूरी शॉक थी और वो पूछती है क्या वो मायूको की जान बचा सकती है। सिस्टम उसे बताता है कि शायद हाँ, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि तुम उतनी पावरफुल अभी हो या फिर नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम कोशिश करके देख सकती हो। अब यूरी वापस से नॉर्मल जगह पे आ चुकी थी। वो देखती है कि उसका जो मास्क था वो टूट चुका है और वो सोच रही थी कि सिर्फ मास्क या फिर गॉड कैंडिडेट होना ही सब कुछ नहीं है, अभी उसे और ज्यादा इम्प्रूव करना होगा जिससे वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएगी और वो जिसकी भी जान बचाना चाहती है उसकी जान बचा पाएगी। तभी उसे कॉल आता है जो कि मायूको का था। वो उसे बताती है कि वो पूरी तरह से ठीक है क्योंकि अब उन्हें एक गॉड कैंडिडेट मिल चुका है जिसने उसकी मदद की। ये सुन के यूरी काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती है मैं जल्दी से जल्दी आ रही हूँ। इस वक्त मायूको को कुआन पर और उस स्नाइपर मैन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो इस चीज का रीजन पूछती है कि आखिर उन्होंने उसे क्यों बचाया, लेकिन इसका कारण नहीं बताया जाता। फिर हम वापस यूरी के पास आते हैं जो उसे बिल्डिंग की तरफ देख रही थी जहाँ उसे लौटना है और फैसला करती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं वहाँ तक जाकर रहूंगी। अभी वो बहुत खुश थी क्योंकि वो भी एक गॉड कैंडिडेट बन चुकी है जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। साथ ही मायूको पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब एक गॉड कैंडिडेट उसके साथ है। इसका मतलब वो आराम से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से इजीली निकल सकते हैं। अब हम सीधा रीका के पास आते हैं। वो लोग अभी आगे बढ़ रहे थे। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि अब उनके ग्रुप में बहुत ज्यादा मेंबर्स हो चुके हैं। तभी उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी बात स्नाइपर मैन कर रहा था। वो लड़की किसी से बात कर रही थी और उसके बाद वो एक स्मोक ग्रेनेड रीका और उसके बाकी सभी लोगों के पास फेंक देती है। उस ग्रेनेड के कारण वहाँ पे धुआं हो गया था जिससे किसी को भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ही एक मास्क मैन हमला करता है
है जिसे उस लड़की ने भेजा था। अब आसपास काफी धुआं था, इसी वजह से कोई भी लड़ने की हालत में नहीं था। मगर रीका एक चश्मा पहनता है और अपना हैमर लेके तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। वो सभी से कहता है कि सभी को बिल्डिंग के अंदर लौट जाना चाहिए, तब तक वो उस आदमी को यहाँ पे बिजी रखेगा। सभी लोग वहाँ पे जाने लगे थे। जब वो बाप बेटे ब्रिज पार कर रहे थे तो वो लड़का अपने फादर से कहता है कि हमें जाकर रीका की मदद करनी चाहिए। उसके फादर कहते हैं नहीं, अगर हम यहाँ रुके तो इस चीज में उसे हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो इतने में ही एक मास्क मैन वहाँ सामने से उछलते हुए आता है और वो तुरंत आकर इस मास्क मैन पे हमला कर देता है जो रीका पे हमला कर रहा था और उसे मार भी देता है। ये जो मास्क मैन अभी अभी भाग के आया था, इसे कोई और नहीं बल्कि वही लड़का कंट्रोल कर रहा था जो सबसे पहले उस बिल्डिंग के ऊपर बैठा था। ये पहले भी इन लोगों की जान बचा चुका है। इसका नाम रिकुया है और अब ये लोग तैयार थे कि अगर इन पर कोई और भी हमला करेगा तो ये उसे रोक लेंगे। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो उस वक्त फोन पे बात कर रही थी और वो जिससे भी बात कर रही थी वो ऑर्डर देता है कि इन्हें 3 लोगों को एक साथ भेजना चाहिए। इसके बाद वो 3 मास्कमैन को साथ भेज देती है। रिकुया के पास भी शायद इतनी ही पावर थी कि वो 3 मास्कमैन को एक साथ कंट्रोल कर सके, इसीलिए वो भी शौक था। यहाँ बहुत खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। वो मॉन्क मास्कमैन इनकी मदद कर रहा था, लेकिन जिसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल था और उसने उस मॉन्क मैन को खत्म कर दिया था। अब ये लोग बहुत डर चुके थे कि ये कैसे बचेगा। रीका के चेहरे से खून निकल रहा था, इसीलिए वो बेहोश हो गया था और अब वो स्विमर मास्कमैन उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद इन लोगों पर कोई भी हमला नहीं कर रहा था। ये सोचते हैं कि क्या ये सब सिर्फ रीका को यहाँ से ले जाने के लिए था। अब ये रीका को कहाँ ले गए, इन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। इनमें से एक तुरंत कॉल लगाता है सीधा यूरी को और बताता है कि उसका भाई किडनैप हो चुका है। ये सुन के यूरी काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो गुस्से में फोन तोड़ देती है और चीखती है, जिसकी वजह से उसका मास्क पावर भी एक्टिवेट हो चुका था और उसके अंदर से बिजली निकलने लगती है। ये आवाज दूर तक फैल रही थी और मायुको भी इसे नोटिस करती है। वो सोचती है कि शायद यूरी खतरे में है और वो तुरंत उधर भागने लगती है। वो चिंता कर रही थी और सोच रही थी कि मैंने यूरी का साथ नहीं दिया और मेरी वजह से ही उसे अकेले जाना पड़ा और इसीलिए वो खतरे में पड़ी। लेकिन अब जब वो एक ब्रिज तक आ गई थी तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जाए, इसीलिए वो आवाज लगाती है। ये आवाज भले ही यूरी तक गई हो लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। पर तभी उसे याद आता है कि ये तो मायुको की आवाज है और वो तुरंत फिर से चिल्लाती है और ये मायुको सुन लेती है और समझ जाती है कि यूरी इस वक्त कहाँ पे है। अब वो उसी डायरेक्शन में भाग रही थी, लेकिन इतने में ही सामने एक और मास्कमैन दिखता है और इसके हाथ में एक ग्रेनेड लॉन्चर था। वो ग्रेनेड सीधा मायुको के पास आ रहा था और उसके पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि इस वक्त वो एक ब्रिज पर थी। मगर इतने में ही स्नाइपर मैन वहाँ पे आके तुरंत उस ग्रेनेड को हवा में ही फोड़ देता है, जिस वजह से मायुको की जान बच जाती है। अब स्नाइपर मैन उस ग्रेनेड लॉन्चर वाले के ऊपर बंदूक तान चुका था और गोली चला रहा था। जैसे वो गोली चलाता है उसके सामने एक और मास्कमैन आ जाता है जो कि अपने चाकू से उस गोली को रोक लेता है। ये मास्कमैन कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने उस स्नाइपर वाले बंदे को मास्क पहनाया था। अब ये मास्कमैन उस ग्रेनेड लॉन्चर वाले से कहता है कि वो तुरंत उसके ऊपर एक और बार फायर करे। उसके बाद मानकर वो ग्रेनेड लॉन्चर वाला सामने की तरफ पॉइंट कर लेता है। मगर इतने में यूरी आ चुकी थी जिसने मायुको को बचा लिया था। मायुको उसे देख के शॉक थी और ये सोचकर भी कि आखिर यूरी यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आ गई और क्या सच में यूरी ने उसकी आवाज सुन ली थी। अब सामने वाला मास्कमैन ग्रेनेड लॉन्चर से 5-6 ग्रेनेड एक साथ चला देता है जिन्हें रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल था और वो समझ गई थी कि अब बचा नहीं जा सकता। स्नाइपर मैन भी अपनी गन सामने करता है, लेकिन एक स्नाइपर राइफल एक वक्त में सिर्फ एक ही गोली फायर कर सकती है, इसीलिए उसे भी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएंगे। लेकिन इतने में ही यूरी अपने पास से एक और गन निकालती है। एक उसके हाथ में थी और ये जो दूसरी गन है ये पहले मायुको यूज करती थी और अब वो दोनों गन को सामने करते हुए बहुत ही स्पीड से 5-6 गोली चलाकर उन सभी ग्रेनेड को डिस्ट्रॉय कर देती है। मायुको ये सब देख के बहुत शॉक थी। स्नाइपर मैन उस ग्रेनेड को फूटता हुआ देखकर काफी हैरान था, लेकिन इसके बाद वो तुरंत अपनी गन उठाकर उस ग्रेनेड लॉन्चर मास्क वाले को मार देता है। जैसे वो उसे मारता है तो वो जो दूसरा मास्क वाला था वो वहीं नीचे लेट जाता है, जिससे स्नाइपर मैन उस पर गोली न चला सके। यूरी ये देख के शॉक थी, लेकिन फिर मायुको से बताती है कि ये स्नाइपर मास्क मैन हमारे साथ मिलके काम कर रहा है, इसीलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो दूसरा मास्क मैन था वो थोड़ा सा पीछे आकर अभी किसी को फोन कर रहा था और सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में स्नाइपर मैन वहाँ एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर उस पर गोली चला देता है और वो दूसरा मास्क मैन भी मारा जाता है। अब यूरी मायुको से कह रही थी कि भले ही स्नाइपर मैन हमारा साथ दे रहा हो, लेकिन ये पक्का नहीं है कि वो कब तक ऐसा करेगा और अगर उसने हमें धोखा दिया तो फिर उसे हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुओन भी आ चुकी थी। यूरी पहले उसे देख के हैरान थी, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि असल में यही गॉड कैंडिडेट वाली लड़की है जिसने मायुको की मदद की थी। अब वो दोनों हाथ मिलाते हैं और दोनों की पावर जब मिलती है तो अचानक वहाँ पे बिजली कड़कने लगती है। इसके बाद यूरी उस लड़की से कह रही थी कि देखो तुम्हें
अगर यहाँ से जाना हो तो तुम जा सकती हो, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत बड़ा बैटल स्टार्ट होने वाला है। क्वान कहती है कि उसे नहीं जाना, वो भी इस बैटल में पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि उसे भी यहाँ से बचकर निकलना है और वो किसी को बचाना चाहती है। और जब वो ऐसा कह रही थी तो वो स्नाइपर मैन के बारे में ही सोच रही थी। सीन फिर से चेंज होता है और हम रीका के पास आते हैं, जिसे इस वक्त वो स्विमर मास्क मैन कहीं ले जा रहा था। हमें पता चलता है कि वो एक बिल्डिंग में जा रहे हैं जहाँ असल में वो आदमी है जो इन मास्क मैन को कंट्रोल कर रहा है। कुछ देर के बाद रीका वहाँ पे पहुँचता है। कमरे के अंदर आने के बाद वो एक लड़के को देखता है। वो लड़का रीका को बुलाकर बताता है कि असल में वो भी एक गॉड कैंडिडेट है और वही इन सबको कंट्रोल कर रहा था और ऑर्डर दे रहा था। वो रीका से कहता है कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही आखिर तक बचेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आखिर में मैं ही गॉड बनूं और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग और समझदार लगते हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और मेरी मदद करो। इस वक्त रीका मन में सोच रहा था कि उसे यहाँ पे सरवाइव करना होगा और किसी भी तरह इस लड़के को खत्म करना होगा। मगर वो लड़का उसकी गर्दन पर एक धारदार चीज रख के कहता है कि देखो, अगर तुमने कुछ और सोचा तो अच्छा नहीं होगा, तुम सीधा ही मारे जाओगे। रीका पूछने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम कितने मास्क मैन को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो? वो लड़का बताता है कि पूरे 30 मास्क मैन को। ये सुन के रीका थोड़ा हैरान था, क्योंकि रीकुया सिर्फ एक ही मास्क मैन को कंट्रोल कर पा रहा था या ज्यादा से ज्यादा 2 को। उसकी पावर पहले से ही काफी ज्यादा लेवल पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद वो लड़का रीका को उस बिल्डिंग के छत के ऊपर लेके आया था और अभी वो सामने वाले ऊंचे टावर की तरफ पॉइंट करते हुए बताता है कि हमें उस पर जाना है और उस पे जाने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। और अब कुछ ही देर में वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी आने लगता है। पहले तो वो यूरी और मायुको के पास आता है, लेकिन वो अचानक अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। ये लोग शॉक थे। और दूसरी तरफ वो यहाँ पे उस लड़के के पास आ रहा था, लेकिन अचानक डोर खुलता है और जो मास्क मैन उसके अंदर था वो यहाँ नीचे देखता है और उसके बाद वो वापस अंदर होके वहाँ से चला जाता है। ये चीज रीका को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उस लड़के से पूछता है कि आखिर ये चला क्यों गया। वो लड़का बताता है कि इन लोगों को ऐसे ही ऑर्डर मिले हुए हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये एंजल नहीं बल्कि गार्डियन एंजल हैं। इन्हें ऑर्डर मिले हैं कि जो भी गॉड कैंडिडेट हैं उन्हें उस टावर तक पहुंचने से रोकना है, इसीलिए ये नॉर्मल किसी को भी वहां तक ले जा सकते हैं पर गॉड कैंडिडेट को नहीं। और इसी वजह से वो यहाँ पे इस लड़के को देखकर वापस लौट गए। इसके बाद वो लड़का वहाँ पे किसी से फोन पे बात करने लगता है और रीका ये सोच रहा था कि ये सही मौका है इस लड़के को खत्म करने का, लेकिन फोन पे बात करने के बाद वो लड़का वहाँ पे 2 मास्क मैन को बुला लेता है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। साथ ही वो रीका को भी समझाता है कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। वो ये भी कहता है कि रीका बहुत समझदार है, इसीलिए वो रीका जैसे कीमती इंसान को खोना नहीं चाहता। रीका थोड़ा घबरा गया था क्योंकि ये लड़का अकेले नहीं बल्कि 30 मास्क मैन को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया था और अब वो नीचे वाले फ्लोर पे आता है जहाँ उसी लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़का उस लड़की को बताता है कि उसका जो साथी था वो मारा जा चुका है। वो ये भी कह रहा था कि हमें किसी अच्छे स्नाइपर को वहाँ भेजना होगा ताकि जिसने उसे मारा है वो उसे खत्म कर सके और साथ ही जितने गॉड कैंडिडेट आसपास घूम रहे हैं उन्हें भी मारा जा सके। हमारा सीन चेंज होता है और वो स्नाइपर मैन एक ब्रिज पार कर रहा था, लेकिन इतने में ही उसकी तरफ गोली चलती है, जिसके बाद तुरंत वो अपनी गन निकाल लेता है। और इस मास्क मैन लड़की को उसी लड़के ने भेजा था और उसको व्हाइट फेदर नाम से जानते हैं। स्नाइपर मैन भी गोली चला रहा था, मगर व्हाइट फेदर की गोली स्नाइपर मैन को नहीं लगती, पर वो जानबूझ के उस ब्रिज की रस्सी को निशाना बनाती है, जिस वजह से ब्रिज गिर जाता है और स्नाइपर मैन भी बहुत मुश्किल से बचा था। अब व्हाइट फेदर के पास काफी अच्छा चांस था स्नाइपर मैन पे गोली चलाने का, लेकिन इतने में ही वहाँ पे वो लड़की आ चुकी थी जिसे काजुमा के साथ देखा था। वो उस व्हाइट फेदर पर हमला कर रही थी। व्हाइट फेदर उससे बड़ी और ताकतवर भी थी, इसीलिए वो उस लड़की को हरा नहीं पा रही थी। पर तभी अचानक व्हाइट फेदर की तरफ एक गोली चलती है और ये गोली कोई और नहीं बल्कि स्नाइपर मैन ने ही चलाई थी, क्योंकि अब वो उस ब्रिज की लटकी हुई रस्सी से उस बिल्डिंग के ऊपर आ चुका था। अब व्हाइट फेदर देखती है कि यहाँ उसके जीतने के चांसेस थोड़े कम है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। इतना सब होने के बाद स्नाइपर मैन वहाँ से जाने लगता है। वो इसीलिए वहाँ से जा रहा था क्योंकि अगर वो इन लोगों के साथ रहता तो इन लोगों को भी खतरा हो सकता था। अभी ये जो अटैक हुआ था वो सिर्फ स्नाइपर मैन के लिए था। और दूसरी सबसे खतरनाक चीज ये है कि भले ही वो अभी अपने मास्क पे कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन अगर उसे किसी ने ऑर्डर दे दिया तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा। मगर अभी जाते हुए भी उसे कुआन की चिंता हो रही थी, क्योंकि अगर उन लोगों पे हमला होता है तो यूरी और मायू को तो खुद को बचा सकते हैं, पर कुआन डर जाएगी और खुद को नहीं बचा पाएगी। इसके बाद उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसने व्हाइट फेदर को स्नाइपर मैन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था। वो लड़का भी थोड़ा सा गुस्सा था और व्हाइट फेदर से फोन पे बात कर रहा था। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा निशाना कैसे चूक गया। वो बताती है कि स्नाइपर मैन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था और मैं उसको खत्म कर देती, लेकिन मेरी राइफल टूट चुकी थी। ये सुनकर वो लड़का उसे समझाता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी एक नई राइफल ढूंढनी होगी क्योंकि हम देरी नहीं कर सकते। व्हाइट फेदर हाँ करती है। फोन के कटने के बाद वो लड़का अपने साथियों से कह रहा था कि हमें जल्दी
जल्दी से जल्दी इन सभी गॉड कैंडिडेट को खत्म करना होगा, जिससे कि हमारे रास्ते में कोई और ना आ सके। इसके बाद यूरी और कुऑन को दिखाया जाता है। यूरी कुऑन से पूछ रही थी कि आखिर ये मास्क मैन को कंट्रोल करने का राज क्या है, क्योंकि मैं भी उन्हें कंट्रोल करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई खतरा अचानक से आ गया तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे। कुऑन बताती है कि ये कोई पावर नहीं है, मतलब वो खुद से इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, ये अचानक से एक्टिवेट हो जाता है जब उसे उसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और अब वो एक बिल्डिंग से होकर गुजर रहे थे। मायू को कुऑन के साथ वॉशरूम में जाती है, वो उसे जबरदस्ती ले गई थी। वहाँ वो उससे पूछती है कि क्या तुम स्नाइपर मैन को पसंद करती हो। कुऑन शर्मा कर हाँ करती है। मायू को उसे ये भी कह रही थी कि क्या उस बड़े से टावर को तुमने ही कंट्रोल किया था, और कुऑन इस पे भी हाँ करती है। अब मायू को उससे कहने लगती है कि ये बात तुम्हें जल्दी से जल्दी यूरी को बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सामने वाले लोग जिन्हें गॉड कैंडिडेट को खत्म करना है उन्हें अभी यूरी पे शक है और इसीलिए वो उस पर हमला करेंगे और उससे उसकी जान को खतरा है। मगर अब तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहाँ भी एक मास्क मैन यूरी के ऊपर हमला कर रहा था और उसे दूर फेंक दिया था। तभी मायू को भी आ गई थी और कुऑन दूर खड़ी हुई डर रही थी, पर यूरी और मायू को मिलकर उस मास्क मैन को हरा देते हैं। कुऑन काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो कह रही थी कि आखिर तुम इतनी हिम्मत से कैसे लड़ लेती हो। यूरी उसे समझाती है कि देखो, अगर इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो हमें यहाँ पे लड़ना ही होगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तभी वहाँ पे स्नाइपर मैन आ गया था, जो कि यूरी की बातों से बिल्कुल सहमत था। मगर स्नाइपर मैन को देखकर यूरी एकदम से डर जाती है, क्योंकि अभी उसे स्नाइपर मैन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। इसके बाद यूरी वहाँ से वॉशरूम में चली गई थी। स्नाइपर मैन अभी कुऑन को समझा रहा था कि यूरी की बात बिल्कुल सही है। कुऑन कहती है कि यूरी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो ऐसा कुछ कह रही है, पर स्नाइपर मैन कहता है कि ऐसा नहीं है। जब मेरी उससे पहली बार फाइट हुई थी तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मगर उसने चैलेंजेस को टैकल किया और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया। स्नाइपर मैन अभी कुछ बैग भी लाया था। ये बैग यूरी और मायुको के थे और उनमें जरूरी चीजें रखी हुई थी। कुछ देर बाद यूरी और मायुको काजुमा से मिलते हैं और उसके बाकी ग्रुप से भी, और वहीं स्नाइपर मैन और कुऑन उस बिल्डिंग के दूसरे साइड जा रहे थे और वो अभी कुछ बात कर रहे थे। अब वो लड़का जिसने सभी गॉड कैंडिडेट को मारने की प्लानिंग कर रखी थी, उसका नाम मामूरू है। उसे यहाँ इस बिल्डिंग की फोटो मिलती है, जिस बिल्डिंग में अभी कुऑन और बाकी सभी लोग थे। स्नाइपर मैन इस वक्त कुऑन से कह रहा था कि तुम्हारे पास पावर है कि तुम किसी भी बड़ी बिल्डिंग को खत्म कर सकती हो, तो अगर हमें दुश्मनों की लोकेशन का पता लग जाए फिर हमें किसी भी तरह की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें तुरंत ही खत्म कर सकते हैं। कुऑन कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यूरी का भाई किडनैप हो चुका है और ये पक्की बात है कि वो उन्हीं लोगों के साथ होगा, ऐसे में उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये बात सुनने के बाद स्नाइपर मैन हैरान था। इसके बाद हम रीका के पास आते हैं। वहाँ वो लड़की अभी रीका से पूछ रही थी कि आखिर वो स्नाइपर मैन को जानता है या फिर नहीं। रीका को पता चलता है कि इस लड़की के मास्क की पावर ये है कि वो सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकती है, पूरी तरह से तो नहीं, पर इतना पता लगा सकती है कि सामने वाला सच बोल रहा है या फिर झूठ। इसीलिए रीका को ये ध्यान रखना होगा कि वो क्या सोच रहा है और किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। रीका बिल्कुल सच सच बताता है कि हाँ, वो स्नाइपर मैन को जानता है, लेकिन वैसे भी इस वर्ल्ड में आने के बाद जैसे ही उसने मास्क पहना तो उसकी सारी यादें हट चुकी है, तो इस बात का कोई फायदा नहीं है कि वो उसे जानता है। वो लड़की उसके मन की बात ना पढ़ पाए, इसीलिए रीका कोशिश कर रहा था कि वो फालतू चीजें सोचे जिससे उसका ध्यान उस पर ना जाए। तभी उस लड़की को एक कॉल आता है और उसे कहीं पर जाना था, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है कि स्नाइपर मैन को असल में वो मास्क मैंने ही जबरदस्ती पहनाया था। ये बात सुन के रीका को गुस्सा आ रहा था और वो स्नाइपर मैन के बारे में ही सोच रहा था। उस लड़की को लग रहा था कि शायद उसका प्लान कामयाब हो जाएगा, लेकिन रीका अपना सर नीचे मार देता है और जोर से हंसते हुए कहता है कि स्नाइपर मैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो पिछले वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा समझदार था, तो अगर यहाँ पे तुम उसे हराना चाहती हो तो तुम्हें उसे खत्म करना होगा, नहीं तो वो तुम सभी लोगों को सरपास कर लेगा और तुमसे आगे निकल जाएगा। ये बात सुन के वो लड़की शॉक थी। वो जानती थी कि ये जानबूझ के उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। रीका का प्लान था कि इसका ध्यान वो स्नाइपर मैन की तरफ डाल सके और उसकी बहन यूरी सेफ रहे। मगर इसके बाद रीका बेहोश हो गया, क्योंकि उसके सर से काफी ज्यादा खून निकल चुका था। इसीलिए उस लड़की को उसे वहाँ से उठा के ले जाना पड़ा, क्योंकि उसे अभी उन्हें जिंदा रखना ही था। वहीं स्नाइपर मैन ये बात सुन के शॉक हो गया था। उसके मास्क ने उसे ऑर्डर दिया था कि बेहोश हो जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मायुको के मास्क ने उसे कहा था। मगर स्नाइपर मैन सीधा कहता है कि मुझे अभी बेहोश होने में 2-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये मास्क टूटा हुआ है, इसीलिए ये मुझ पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक बार मैं बेहोश हो गया तो फिर से होश में आना काफी मुश्किल हो जाएगा। और वो कुऑन से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह रीका को बचाना होगा। दूसरी तरफ यूरी और काजुमा आपस में बात कर रहे थे। तभी यूरी का कॉल आता है। कुऑन उसे बुला रही थी और कह रही थी कि स्नाइपर मैन तुमसे कुछ बात करना चाहता है। जब यूरी वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि स्नाइपर मैन के पास उसकी एक फोटो है। वो कहता है कि मैं और तुम्हारा भाई दूसरे वर्ल्ड में दोस्त हुआ करते थे। फिर वो अपना मास्क उतारता है, मगर
मगर यूरी उसे पहचान नहीं पाती। वो कहती है, मैंने तुम्हें अपने भाई के साथ कभी नहीं देखा। स्नाइपरमैन जवाब देता है कि हाँ, शायद तुम हमें नहीं पहचानती, मगर ये सच है। और साथ में कहता है, अब मैं बेहोश होने वाला हूँ, बिल्कुल मायूको की तरह। तो अब से यूरी को ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अब से वो सीक्रेटली उनकी मदद नहीं कर पाएगा। यूरी कहती है, मैं समझ गई। वैसे हम देखते हैं कि मायूको और कुओन इस वक्त स्नाइपरमैन के ब्रेन में गए हुए थे ताकि वो उसे बचा सके। मगर वहाँ आने के बाद जब वो उसके मास्क सिस्टम से बात करते हैं तो वो देखते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ भले ही कुओन अपनी गॉड कैंडिडेट की पावर ही क्यों ना यूज कर ले, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। मगर तभी वो देखते हैं कि वहाँ वही छोटी एज वाला स्नाइपरमैन भी था। ये बहुत पुरानी याद थी। और साथ ही साथ वहाँ यूरी का भाई रिका भी था। वो बिल्कुल छोटा था और वो रोने लगता है कि वो स्नाइपरमैन को खो नहीं सकता। और हमें पता चलता है कि उस स्नाइपरमैन का नाम यूका है। उसके बाद अचानक से हम यूरी को देखते हैं, जो अभी अपनी गन चेक कर रही थी। मगर तभी उसे अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज पास की बिल्डिंग से आई थी, इसीलिए वो तुरंत उसी बिल्डिंग की तरफ भागती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी है जो कि मारी जा चुकी है। यूरी यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसके पास अब पावर भी है, लेकिन फिर भी वो उस लेडी को पहले आकर नहीं बचा पाई। इस लेडी को एक मास्क मैन ने मारा था, जिसने स्टूडेंट के कपड़े पहने हुए थे। और वो छुप कर यूरी को देख रहा था और सोच रहा था कि अगर वो यूरी को खत्म कर दे और उसकी फोटो सीधा मामूरू को भेजे तो वो कितना खुश होगा और उसे शाबाशी देगा। इसीलिए वो तुरंत वहाँ से बाहर आता है और अपने कपड़ों में से बहुत सारे चाकू एक साथ यूरी की तरफ फेंकने लगता है। यूरी उन अटैक से बच जाती है। वो वहाँ लगे हुए पिलर्स की मदद ले रही थी, मगर ये स्टूडेंट मास्क मैन बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड था, इसीलिए वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हम देखते हैं कि स्टूडेंट मास्क मैन इस वक्त बार बार यही कह रहा था कि वो यूरी को खत्म कर देगा और मामूरू उसे शाबाशी देगा। तभी अचानक से कोई स्टूडेंट मास्क मैन की तरफ चाकू फेंकता है और ये कोई और नहीं बल्कि मायूको थी। वो यहाँ पे यूरी की मदद करने के लिए आई थी। फिर वो उसका मास्क उतारते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ये मामूरू है कौन, जिस पर वो लड़का कहता है कि मामूरू उनका बॉस है और वही आखिर में सबसे परफेक्ट गॉड बनेगा। उसका हुक्म है कि वो सारे गॉड कैंडिडेट्स को खत्म कर दे और ऐसा ही होगा। लेकिन ये सुन के यूरी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खड़ी होती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि ये मामूरू आखिर है कौन, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो हमारा दुश्मन है और उसने जो कुछ भी सोच रखा है और उसके जो भी प्लान्स हैं, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। वो लड़का यही कह रहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकती, हमारे बॉस बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस वक्त मामूरू पूरी प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह से उन्हें स्नाइपरमैन को खत्म करना है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अभी यूरी जिस बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग के बाहर एक मास्क वुमन थी जिसने चाइनीज टाइप के कपड़े पहने थे। असल में उसे यहाँ पे रूकी ने भेजा था। वो फोटो खींचकर रूकी को भेजती है और रूकी को पता चल जाता है कि यूरी और बाकी सभी लोग यहाँ पे हैं। रूकी कोई और नहीं बल्कि रीका का साथी था और ये वही लड़का है जिसने रीका की जान बचाई थी। अब यहाँ पे हम दूसरे मास्क मैन को देखते हैं, जो देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वैसे वो एक अच्छा मास्क मैन था और इन मास्क मैन को एंजल्स कहा जाता है, लेकिन ये एंजल ग्रेट एंजल था, यानी इसके पास बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा पावर थी। इसका सामना यहाँ पे मामूरू से होता है, लेकिन मामूरू पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो एक साथ 30 एंजल को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी पावर से इस ग्रेट एंजल की पावर को सील कर देता है, जिसके बाद अभी से इसकी बात माननी पड़ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रीका को होश आ चुका था। वो जैसे ही वहाँ पे बैठता है तो वहाँ वही लड़की आती है और साथ में हम उस स्विमर मास्क मैन और ग्रेट एंजल को देखते हैं, जो कि कहीं जा रहे थे। वो जल्दीबाजी में बता देता है कि वो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए जा रहा है। ये सुन के रीका हैरान था। वो पूछता है कि आखिर उनका दुश्मन कौन है, जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, अपनी रिकवरी पे ध्यान दो। वैसे हम देखते हैं कि अभी यूरी को भी उस बिल्डिंग की लोकेशन मिल चुकी थी जिस बिल्डिंग में मामूरू ने रीका को रखा हुआ था। इस चीज की जानकारी यूरी को भी एक लड़के ने दी थी जो रीका का दोस्त था। यहाँ यूरी काफी खुश थी, मगर स्नाइपरमैन कह रहा था कि ज्यादा खुश मत हो, हमें अभी थोड़े कंट्रोल में रहना चाहिए और पूरा प्लान रेडी करना चाहिए। मगर अंदर ही अंदर स्नाइपरमैन भी काफी ज्यादा खुश था। तभी वहाँ पे काजुमा आके बताता है कि जिस स्टूडेंट मास्कमैन ने उन्हें पकड़ा था वो असल में मामूरू के कंट्रोल में है और उसके ब्रेन से वो मेमोरीज निकालकर ये पता लगा सकते हैं कि वो क्या प्लान कर रहा है। लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मामूरू की पावर काफी ज्यादा थी और उनमें से सच पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और उनके ज्यादा कोशिश करने पर वो मेमोरीज गायब हो चुकी थी। यहाँ काजुमा ये भी बताता है कि उसने एक नई पावर अनलॉक कर ली है। इस पावर से वो किसी भी मास्कमैन को इमोबिलाइज कर सकता है, यानी वो कुछ टाइम के लिए हिल नहीं पाएगा। और इस पावर का टेस्ट करने के लिए स्नाइपरमैन आगे आता है और कहता है कि मुझ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करो। काजुमा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो देखता है कि स्नाइपरमैन अभी भी हिल रहा है। वो बोलता है कि लगता है उसकी पावर अभी काम नहीं कर रही, मगर स्नाइपरमैन कहता है कि नहीं, ये कुछ देर के लिए काम की थी, वैसे फाइट में उनकी मदद करेगी, इसीलिए ये एक अच्छी पावर साबित हो सकती है। यूरी यहाँ पे फैसला करती
करती है कि वो काजुमा को सब कुछ सच बता देगी कि असल में वो टावर वाली पावर जो उसने देखी थी वो उसकी नहीं बल्कि कुओन की थी, और वो आगे आके सब कुछ सच बता देती है। और दूसरी तरफ स्नाइपरमैन जाके कुओन से मिलता है। वो आपस में ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे क्योंकि अब जल्दी से जल्दी उन्हें यहाँ से निकलना है। फिर हम देखते हैं कि अभी काजुमा सारा सच जानकर अकेला बैठा हुआ है। वैसे उसके सामने वो लड़का भी है जो अब उनके ग्रुप से मिल चुका है। यहाँ वो लड़का काजुमा से पूछ रहा था कि आखिर उसने यूरी की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली। यूरी ने पहले तो काजुमा से झूठ कहा था और ऐसा देखते हुए काजुमा को कभी उसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। पर यहाँ पे काजुमा कहता है, देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अमीरों की बात माने या फिर यूरी की, लेकिन यहाँ पे मुझे यूरी की बात ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। और वैसे भी देखा जाए तो हम कभी भी अमीरों के साथ नहीं रह सकते, इसलिए यूरी की बात मानना ही सही रहेगा। इसके बाद वो पूरी तरह से तैयार थे वहाँ से निकलने के लिए। अगले सीन में स्नाइपरमैन और वो लड़का इस वक्त बिल्डिंग के ऊपर थे और उनके सामने वही लड़की थी जिसने स्नाइपरमैन को मास्क पहनाया था। स्नाइपरमैन पूरी तरह से तैयार था गोली चलाने के लिए, लेकिन जब वो गोली चलाता है तो इतने में ही वो लड़का उस लड़की को अपनी मदर कहकर बुलाता है। ये सुनकर स्नाइपरमैन हैरान था और गलती से उसकी गोली भी चूक जाती है और वो लड़की वहाँ स्मोक ग्रेनेड का यूज करती है खुद को बचाने के लिए। वैसे स्नाइपरमैन को कुछ भी समझ में नहीं आया था, इसीलिए वो उससे पूछ रहा था कि आखिर बात क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरी, मायुको और वो लड़की जो कि काजुमा के साथ थी वो यहाँ उस ग्रेट एंजल से लड़ रहे थे। उस एंजल की पावर थोड़ी कम साबित हो रही थी, इसलिए वो तुरंत ही मामुरू को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। इस पर मामुरू थोड़ा सोचता है और फैसला करता है कि उसे ग्रेट एंजल की सील अनलॉक कर देनी चाहिए, जिससे वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और इन लोगों को ऐसे ही खत्म कर देगा। पर जब वो ऐसा करता है तो ग्रेट एंजल फैसला करता है कि अब वो मामुरू से अपना बदला लेगा। पहले तो उसे लग रहा था कि यूरी, मायुको और वो लड़की मामुरू के साथ है, इसीलिए वो उन पर अटैक करता है, लेकिन इस चीज में उन्हें कोई डैमेज नहीं पहुंचा था। और इसके बाद ग्रेट एंजल सीधा वहाँ से मामुरू की तरफ चला जाता है। अब वो तीसरी लड़की यहाँ उस ग्रेट एंजल का पीछा कर रही थी। यूरी भी मायुको से कहती है कि तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए और मैं अभी स्विमर मास्क से फाइट करूंगी, लेकिन इस पर मायुको कहती है कि ये बहुत खतरनाक है। पर यूरी नहीं मान रही थी तो मायुको कहकर जाती है कि अपना ध्यान रखना, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, क्योंकि मैंने किसी को प्रॉमिस किया है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। इस पर यूरी हाँ करती है और फिर मायुको वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि उसके जाते ही वो स्विमर मास्क मैन वहाँ किसी चीज को फेंक कर यूरी पर हमला करता है। वैसे यूरी उसके हमले से बच जाती है और उसे ये भी पता चलता है कि असल में वो स्विमर मास्क मैन वो मास्क मैन है जिसने उसके भाई को किडनैप किया था। इस वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम ग्रेट एंजल को देखते हैं जो कि इस वक्त बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा था जहाँ स्नाइपर मास्क है। स्नाइपर मास्क जब उसे देखता है तो उसकी तरफ गोली चलाता है, पर उस ग्रेट एंजल ने उस गोली को अपनी उंगली से पकड़ लिया था। ये देख के स्नाइपर मैन भी बहुत हैरान था और अब वो ग्रेट एंजल वहीं दूसरे फ्लोर में घुस गया था। अभी कुओन और स्नाइपर मैन बात कर रहे थे जहाँ स्नाइपर मैन कह रहा था कि ये ओपोनेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। दूसरे फ्लोर में हम देखते हैं कि अभी वो ग्रेट एंजल रूम में कुछ खाने लगा था। इतने में ही वो लड़की जो काजुमा के साथ थी वहाँ पे आती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन ग्रेट एंजल बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच चुका था। और इसके बाद वहाँ पे मायुको और काजुमा भी आ जाते हैं, लेकिन इन तीनों के लिए भी उस ग्रेट एंजल को हरा पाना बहुत मुश्किल था। और अब उस ग्रेट एंजल के पास वो बुलेट भी थी जो कि उसके ऊपर स्नाइपर मास्क ने चलाई थी। वो उस बुलेट को सीधा ही काजुमा को फेंक के मारता है। वैसे तो उस लड़की ने काजुमा को बचाने की कोशिश की थी, पर फिर भी काजुमा को बुलेट लग चुकी थी, इसीलिए वो उसे वहाँ से लेकर जाते हैं जिससे कि वो बुलेट को निकाल सके। लेकिन इतनी देर मायुको को उस ग्रेट एंजल से अकेले ही लड़ना पड़ेगा। वो लड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। तभी उसके अंदर से वो मास्क सिस्टम उससे कहता है कि अगर वो मास्क की पावर को एक्टिवेट करना चाहती है तो उसे 3 मिनट तक सरवाइव करना होगा। इस पर मायुको हाँ कर देती है, लेकिन उसे हरा पाना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि यहाँ ग्रेट एंजल उसे एक ही बारी में दूर फेंक दे रहा था, जिस चीज में उसके एयर ड्रम्स खराब हो चुके थे। पर मास्क की पावर की वजह से वो ठीक हो जाती है, मगर अभी भी पूरा का पूरा टाइम बचा हुआ था। यहाँ वो मास्क मैन उसे समझा रहा था कि मेरे पास एक दूसरा तरीका है तुम्हारी पावर को और जल्दी बढ़ाने का। वैसे तभी हम देखते हैं कि वो आदमी आ जाता है जिसकी मदद यूरी और मायुको ने की थी। वो आदमी मदद करने के लिए आया था, इसीलिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उनकी फाइट अभी दूसरी जगह पे हो रही थी। इतने टाइम में यहाँ पे मारुको पूरी तरह से उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेती है। इसमें उसे अपनी कुछ मेमोरीज को मिटाना पड़ा था, जिससे उसे वो पावर जल्दी मिल गई। अब वो पूरी तरह से तैयार थी और इधर उस ग्रेट एंजल ने आदमी को हरा दिया था और अब मायुको वहाँ पे पहुंच चुकी थी और उनकी फाइट स्टार्ट होती है। मगर हम देखते हैं कि अभी भी ग्रेट एंजल काफी ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा है, पर मायुको भी हार नहीं मानती। वो फैसला करती है कि उसे कुछ भी करके यहाँ पे जीतना होगा, वरना वो पूरी लड़ाई हार जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी यूरी की फाइट उस स्विमर मास्कमैन से चल रही थी और वो बहुत ही ताकतवर
साबित हो रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि यूरी को हरा दे, यहाँ तक कि वो यूरी के अटैक्स को भी रोक रहा था। लेकिन उससे ये गलती हो जाती है कि वो यूरी के बिल्कुल पास आकर हमला करने की कोशिश करता है। यहाँ यूरी तुरंत ही अपने एल्बो को पीछे करते हुए उसके मास्क पर मारती है, जिसकी वजह से उसका मास्क पूरी तरह से टूट चुका था। और फिर इस अटैक की वजह से वो यहाँ पे मारा जाता है। और हम आगे देखते हैं यूरी मामूरो को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल चुकी थी। और यहाँ उस बिल्डिंग के ऊपर हम देखते हैं कि स्नाइपर मैन, कुओन और वो लड़के खड़े हुए थे। यहाँ कुओन को इस वक्त कुछ पैनिक अटैक्स आ रहे थे, जिस वजह से स्नाइपर मैन कह रहा था कि हमें यहाँ से वापस लौटना होगा। मगर इस चीज पे वो लड़का कहता है नहीं, ये गलत है, बाकी सबकी जान खतरे में है और हम उन्हें यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते। पर स्नाइपर मैन को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कुओन की चिंता हो रही थी। वो कहता है सिचुएशन को समझकर हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो लड़का नहीं मानता। कुओन ये देख के काफी ज्यादा खुश थी कि स्नाइपर मैन को उसकी इतनी चिंता है। वैसे अभी दूसरी तरफ मायुको की ग्रेट एंजल से फाइट चल रही थी, जहाँ ग्रेट एंजल काफी पावरफुल साबित हो रहा था। मायुको काफी ज्यादा थक चुकी थी और सोच रही थी कि उसकी इतनी ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो देखती है कि ग्रेट एंजल के पैर अब नहीं रहे, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा अटैक किए। ग्रेट एंजल पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा डैमेज्ड और थका हुआ था। इसका फायदा उठाते हुए मायुको तुरंत ही एक चाकू उसकी तरफ फेंकती है और वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो जानती थी अगर वो उससे भी फाइट करेगी तो वो उसे हरा नहीं पाएगी, क्योंकि ग्रेट एंजल से ज्यादा अभी मायुको थकी हुई थी। वैसे उसका प्लान तो कुछ और ही था। उसने जो चाकू वहाँ पे फेंका था वो एक सिग्नल के तौर पे फेंका था। वो चिल्लाते हुए वहाँ से हट जाती है और ये चीज कुओन को पता लग जाती है और स्नाइपर मैन वहाँ तुरंत अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। कुओन अपनी पावर से वो टावर एक्टिवेट करती है और उस बिल्डिंग के उस फ्लोर पर हमला करती है और हमें पता चलता है कि मायुको उस फ्लोर से नीचे जा चुकी है, इसीलिए डैमेज सिर्फ उसी फ्लोर तक पहुँचता है। अब जैसे ही वहाँ पे ब्लास्ट होता है, सब सोचते हैं कि उनकी जीत हो चुकी है और वो ग्रेट एंजल अब मर चुका है। और हम यहाँ पे एक मास्क लेडी को भी देखते हैं, जो कि बहुत दूर से ये सब होता हुआ देख रही थी। ये वही थी जिसने यूरी की मदद की थी उस ब्लैंक मास्क को ढूंढने में। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि वो लड़की जिसे वो लड़का अपनी मदर कह रहा था, उसकी तरफ एक गोली चलती है। ये गोली उसे नहीं बल्कि उसके फोन को लगती है और ये स्नाइपर मैन ने चलाई थी। लेकिन अब जैसे वो स्नाइपर मैन की तरफ देखती है तो वहाँ वो लड़का भी था। वो उस लड़के को देख के बहुत हैरान थी और अचानक ही उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसे अपनी पुरानी यादें दिखने लगती है, जिस वजह से वो वहाँ से भागती है। स्नाइपर मैन पहले तो उस लड़के को सॉरी कहता है कि मैंने गोली चलाई, पर मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, मैंने पूरी कोशिश की थी कि वो गोली उसे ना लगे। पर वो लड़का भी ये बात जानता था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ग्रेट एंजल अभी भी जिंदा था। मायुको ये देख के बहुत शॉक थी, क्योंकि इतने ज्यादा खतरनाक अटैक से भी वो जिंदा है। तभी वहाँ पे यूरी भी आ जाती है, क्योंकि उसे भी मायुको का वो सिग्नल मिल चुका था। वो यहाँ आकर उस पर हमला करती है, जिस वजह से वो ग्रेट एंजल नीचे गिर पड़ता है। साथ ही साथ यूरी उसे खत्म भी कर सकती थी, पर जैसे वो उस पे गोली चलाने वाली थी तभी उसका सिस्टम उसे समझाता है कि उसकी नई पावर अनलॉक हो चुकी है। इस पावर से वो किसी भी मास्कमैन को अब कंट्रोल कर पाएगी और उसके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो ग्रेट एंजल तक की पावर को कंट्रोल कर सकती थी। बस इसके लिए उसे उसकी पावर को पहले सील करना होगा। वैसे वो सोच रही थी कि ग्रेट एंजल उसके दुश्मन के साथ मिला हुआ है, इसीलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो गोली चलाने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है जिसकी यूरी और मायुको ने मदद की थी। वो यूरी को बताता है कि असल में ग्रेट एंजल को भी वही लड़का मामूरो कंट्रोल कर रहा था। ग्रेट एंजल असल में बुरा नहीं है और वो ग्रेट एंजल खुद भी यही बात कहता है, तुम जो करना चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और ना ही मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। और फिर यहाँ यूरी फैसला करती है कि अब वो उसे नहीं मारेगी। फिर वो अपनी पावर से पहले तो उसकी पावर सील करती है, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाता है। मगर वो खुद भी अपनी मर्जी से यूरी की बात मानने को तैयार था और इसी के साथ पहली लड़ाई में इसकी जीत हो चुकी थी। अभी तक मामूरू इसके सामने नहीं आया था और ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक की थी। इन्हें वैसे तो रीका को बचाना था, लेकिन इनका पहला स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। अब हम देखते हैं कि एक स्पाई इन सब पर नजर बनाए हुए था और वो सारी बातें जाकर मोमूरू को बताता है। मोमूरू ये सब जान के बहुत हैरान था। वो तुरंत ही रीका को फोन करता है और कहता है कि स्नाइपर मैन उनके हाथों से निकल गया। रीका मन ही मन थोड़ा खुश था, पर वो ये चीज दिखाता नहीं। मामूरू अब यूरी की बात निकालता है, लेकिन रीका कोशिश कर रहा था कि सच पता ना लगे कि यूरी असल में उसकी बहन है। लेकिन ये बात ऑलरेडी मामूरू को पता थी। वो कहने लगता है कि मैं ये बात जानता हूँ और अब मैं तुम्हारा यूज करूंगा उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर भी अब एक गॉड कैंडिडेट बन चुकी है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूरी और उसके ग्रुप की जीत हो चुकी थी, लेकिन इसमें उन्होंने काजुमा को खो दिया था। जिस चीज का दुख सबसे ज्यादा उसी लड़की को था जो काजुमा के साथ रहती थी। वो बहुत दुखी थी, मगर काजुमा के लास्ट वर्ड यही थे कि अब उसे यूरी का साथ देना होगा। इसी वजह से वो लड़की फैसला करती है कि वो अब यूरी की हर बात मानेगी और हम वापस रीका और मामूरू के पास आते हैं।
है। यहाँ हम देखते हैं कि मामोरू इस वक्त रीका को अपने फोन में एक रेड कलर का कार्ड दिखाता है, जिसे देखने के बाद रीका के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। और इसी के साथ सीजन 1 यहीं एंड हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।